और आखिरी क्लास है, इसके बाद आपका संभवतः 9 लगे, है ना। ये 6 क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया है। एक एक घंटा का 6 क्लास है, जिसमें से 1.5 घंटा का आज होगा, है ना, मान लीजिए। तो आइएगा, सबसे पहला बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की, बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। सुनिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। 1930 में जो है कि आपको हुआ था। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1930 तक ये पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन ये जो है कि आपको कहाँ बुलाया गया था, कहाँ पे हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन? लंदन में जो है कि आपको बुलाया गया था। कहाँ पे? लंदन में जो है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको बुलाया गया था। बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, इसमें जो है कि आपको पहला गोलमेज सम्मेलन में जो है कि आपको कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 89 कितना ने भाग लिया था? 89 जो कि आपको प्रतिनिधियों ने जो है कि आपको पहला गोलमेज सम्मेलन में जो है कि आपको भाग लिया था। आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन भाग लिया था? आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए सुनिएगा, मुस्लिम लीग के तरफ से जो है कि आपको भाग लिया था आगा खान भाग लिया था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि आपको भाग लिया था इसमें, और मोहम्मद शफी जो है कि आपको इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। सिख समुदाय की तरफ से इसमें नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा गया था? सिख समुदाय की तरफ से नेतृत्व करने के लिए यह भेजा गया था आपको सरदार संपूर्ण सिंह को भेजा गया था। किसको? सरदार संपूर्ण सिंह को जो है कि आपको भेजा गया था। और एंग्लो इंडियन की तरफ से नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा गया था? केटी पॉल को। किसको? केटी पॉल को भेजा गया था। और दलित वर्गों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दलित वर्गों का नेतृत्व B.R. अम्बेडकर जो है कि आपको दलित वर्गों का नेतृत्व जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और पहला गोलमेज सम्मेलन में पूछेगा कितने देसी रियासतों के राजा जो है कि भाग लिए थे? तो कितने देसी रियासतों के राजा भाग लिए थे? 16 देसी रियासतों के राजा जो है कि आपको भाग लिए थे। और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था कि नहीं लिया था? तो कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। और इस समय पूछेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कि आपको होते हैं। और यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड भी इस सम्मेलन का, गोलमेज सम्मेलन का क्या होते हैं? सभापति जो है कि आपको होते हैं। मतलब इन्हीं के नेतृत्व में जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? इस सम्मेलन में, पहला गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुनिएगा, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। और इस तरह अंबेडकर ने दलितों के वर्ग के लिए जो है कि आपको पृथक निर्वाचक मंडल की भी जो है कि आपको कौन रख दिया मांग? दलित के लिए जो है कि अंबेडकर जो है कि आपको रख दी है। लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों ने एकता का अभाव जो है कि आपको होने के कारण यह जो है कि मांग स्वीकार न हो सका। दूसरा बात सुनिएगा, इसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। उसी समय देखिएगा तो गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता का छोटा डेट आपसे पूछेगा, कब का ये गांधी इरविन समझौता होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और यह दिल्ली में समझौता होता है, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर है? इस सम्मेलन में ये जो घटना होती है, गांधी और इरविन जो है समझौता होती है, इसमें गांधी और इरविन के समक्ष जो है कि बात वार्तालाप होती है। और इस घटना को देखते हुए भारत की सरोजिनी नायडू जो है कि आपको कहती है ये दो महात्माओं का क्या है? दो महात्माओं का मिलन है। तो बोला जाता है कि किन घटनाओं को बोला गया सरोजिनी नायडू के द्वारा दो महात्माओं का मिलन है? गांधी इरविन समझौता को बोला गया था। सुनिएगा, आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा। वर्ष 1931 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कहां पे हुआ था? कराची में जो है कि आपको हुआ था। और इस कराची अधिवेशन में संपूर्ण हुए युवाओं द्वारा गांधी जी का जो है कि आपको क्या दिखाया गया? गांधी जी को काले झंडे जो है कि आपको दिखाए गए थे, है ना। और साथ साथ स्वशासन जो है कि आपको स्वराज के साथ गांधी इरविन समझौता पैक्ट को जो है कि आपको क्या कर लिया गया? स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया। और साथ ही पहली बार कांग्रेस मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार जो है कि आपको किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह कराची अधिवेशन में किया गया था। और यह कराची अधिवेशन कब का है? 1929 का कराची अधिवेशन जो है कि आपको होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? 1929 बोले, 31 कब होगा? 31 कौन अध्यक्षता करेगा? 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। लाहौर बोलेगा तब 1929 में होगा। लाहौर 1929 में जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको हो जाएगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और कराची अधिवेशन में ही गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। गांधीवाद नहीं मर सकता है किसमें बोला गया? कराची अधिवेशन में जो है कि आपको बोला गया। आते हैं दूसरा अधिवेशन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन
के ऊपर आते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिएगा 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। कैमा नंबर का गोलमेज सम्मेलन चलता है 1931 में? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको चलता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि ये भी कहाँ होता है? लंदन में जो है कि आपको होता है। और इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए एकमात्र व्यक्ति जो है कि आपको कौन जाते हैं? महात्मा गांधी जो है कि आपको जाते हैं। ठीक है। इस समय जो है कि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की तरफ से जाती है, अपने पैसा खर्च करके जाती है। इसे महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है कि आपको करने के लिए जाते हैं मात्र। ठीक है, सुनते चलिएगा, सब कुछ बता देंगे। इस समय इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड रहते हैं। और भारत के सचिव कौन रहते हैं? तो वेलिंगटन उस समय जो है कि आपको भारत के सचिव जो है कि आपको रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जो है कि आपको बोला जाता है वेलिंगटन को उस समय वायसराय जो है कि आपको चुन लिया जाता है। और भारत सचिव उस समय कौन रहते हैं? सैमुअल जो है कि आपको होल जो है कि उस समय वायसराय भारत सचिव जो है कि आपको रहते हैं। अब जरा सुनिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए किसको भेजता है? तो गांधी को जो है कि आपको भेजता है। और गांधी जिस जहाज से जाते हैं उस जहाज का क्या नाम होता है? जहाज का एसएस राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन इत्यादि जो है कि आपको क्या होती है? जाती है। और कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य जाती है जिनका नाम होता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू में इसमें क्या जाती है? इसमें जो है कि आपको भाग लेने के लिए जो है कि आपको जाती है। आगे सुनिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक सदस्यता पर विवाद होने के कारण पूरी तरीका से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और दलित नेता जो है कि भीमराव अंबेडकर ने, है ना, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग जो है कि आपको किसके समय? तो ये गांधी जी के समक्ष रखते हैं। लेकिन गांधी इसको क्या कर देते हैं? पृथक निर्वाचन को अस्वीकार जो है कि आपको कर देते हैं। और अस्वीकार जैसे ही होता है वैसे ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल जो है कि आपको हो जाता है। और इस समय पर जो है कि आपको विंस्टन चर्चिल ने जो है कि आपको महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या अर्धनग्न जो है कि आपको फकीर कहा था? दो जो है कि व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। एक का नाम होगा विंस्टन चर्चिल, दूसरा का नाम होगा फ्रैंक मॉरिस। क्या नाम होगा दूसरा का? फ्रैंक मॉरिस। ठीक, आगे चलते हैं। वो भी बोले थे इसमें 111 भाग ले दोनों जो लेगा है सर। हाँ, इसमें 111। ठीक ना, 111। सुनिएगा आगे। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जो है कि आपको गांधी जी लंदन से खाली हाथ जो है कि विवश होकर मुंबई जो है कि पहुंचते हैं। और स्वदेश पहुंचते ही गांधी जो है कि आपको कहते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। गांधी बोलते हैं कि यह मैं सच है कि यह मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैं उस ध्वज को नीचे नहीं होने दिया हूं। मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है कि हम खाली हाथ वहां से लौट गए हैं, लेकिन जो देश हमको भरोसा करके भेजा गया था उस देश के भरोसा को हमने नहीं तोड़ा। जो ध्वज हमको मिला था वो ध्वज को हमने नीचा नहीं गिराया। ये कौन बोलते हैं? यह बोलते हैं महात्मा गांधी जो है कि आपको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत आकर गांधी जी जो है कि आपको उस समय वायसराय हो जाता है वेलिंगटन से जाकर जो है कि आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन वायसराय जो है कि वेलिंगटन मिलने से क्या कर देता है? गांधी से मिलने से जो है कि आपको मना कर देता है। बोलता है कि हम आपसे नहीं मिलने वाले। ठीक ना। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौता जो है कि आपको भी जो है कि आपको सरकार जो है कि दफन कर देती है। और अंततः मजबूर में आकर गांधी जी जो है कि आपको द्वितीय नंबर के क्या शुरू कर देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देता है। कौन कर देते हैं? दूसरे नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको कर दिया जाता है। जब वेलिंगटन मिलने से मना कर देता है ना, जो गांधी इरविन समझौता में जो फैसला हुआ था वो सबसे भी मना कर देता है। तो ये कहते हैं कि अब हो गया बहुत ज्यादा, अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको करेंगे। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से लेकर कब तक चलता है? 1932 से लेकर कब तक? 1934 से जो है कि आपको चलेगा। आगे चलिएगा, 32 से लेकर 34 तक चलेगा। सुनिएगा। 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का जो है कि आपको निर्णय लेता है। और इस बीच देश में अनेक वर्गों में किसान को असंतोष की जो है कि लहर फैल जाती है। और विश्वव्यापी जो है कि आपको मंदे के कारण कृषि उपज का दाम जो है कि आपको गिर जाता है। और लगान और मालगुजारी का बोझ जो है कि आपको असहनीय हो जाता है। सब किसानों पर जो है कि आपको मालगुजारी का बोझ जो है कि आपको बहुत बड़ा पड़ जाता है। अगला देखिएगा। अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को जो है कि आपको क्या कर देते हैं? 1934 में जो है कि आपको स्थगित जो है कि आपको कर देते हैं। मतलब बंद कब होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो 1934 में जो है कि आपको बंद हो जाता है। इसी बीच में देखिएगा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रधानमंत्री ब्रिटेन के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कौन सा अवार्ड? कम्युनल अवार्ड। कब आता है ये अवार्ड? 1932 में आता है। कब आता है? 1932 में आता है। सुनिएगा।
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। मैडम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को जो है कि आपको, है ना, दलित वर्गों के लिए जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है, विशेष जो है कि प्रावधान करके एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कि यह घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि आपको क्या होगा, उसके बाद जो है कि होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की बात करेंगे। पूना पैक्ट कब होगा? पूना पैक्ट 1932 1932 में जो है कि आपको पूना पैक्ट होगा। छोटा डेट भी पूछता है, याद रखिएगा, 24 सितंबर। कितना सितंबर? 24 सितंबर। 24 सितंबर। 24 सितंबर। देखिएगा, बहुत जगह 20 दिया है, बहुत जगह 24 दिया है, लेकिन 24 वाला जो है कि आपको ज्यादातर माना है। किस वाला? 24 वाला को माना है। 24 वाला को माना है। दोनों डेट इसीलिए बता रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ, हम कहाँ बोल रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ। ये बात को तो हम भी बोल रहे हैं कि 20 24 दोनों है, लेकिन ज्यादातर 24 सितंबर को माना है। ठीक है, 24 सितंबर को माना है। 20 वाले को छोड़ के 24 वाले को माना है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, पूना पैक्ट की बात करेंगे। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को जो है कि आपको होता है, और इसमें दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको निर्वाचक मंडल की, है ना, सुविधाओं को दिए जाने के कारण जो है कि आपको यह विरोध जो है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, यरबदा जेल में आम्र अनशन शुरू कर देते हैं। जो दलित वर्गों का कम्युनल अवार्ड के तहत आरक्षण जो दिया गया था, इसके विरोध में महात्मा गांधी जो है कि आपको क्या करते हैं, यरबदा जेल में जो है कि भूख हड़ताल पर जो है कि आपको चले जाते हैं। और जैसे ही भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, वैसे ही आपको आम्र अनशन शुरू करते हैं। तो 24 सितंबर 1932 को एक पैक्ट होता है, जिसको हम लोग कौन सा पैक्ट के नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पूना पैक्ट में आपसे नाम पूछेगा, पूना पैक्ट में आपसे पूछेगा कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालचारी इत्यादि के द्वारा, नेताओं के द्वारा प्रयत्नों से, है ना, 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच जो है कि आपको क्या हुआ था? वार्ता हुआ था। क्या हुआ था? वार्ता हुआ था। ये बात को समझिएगा। पूछेगा कि इन दोनों को, या जब जेल में थे तो ये दोनों को मिलाने में सहयोग कौन कौन किया है? तो सहयोग किए हैं मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी। यह सब लोग नेता जो है कि आपको क्या किए हैं? इन दोनों को मिलाने में सहयोग जो है कि आपको किए हैं कि चलिए गांधी आमरण अनशन पे, अगर गांधी को कुछ हो जाएगा तो फिर देश आपको भी माफ नहीं करेगा। इसलिए अंबेडकर आते हैं, गांधी के साथ जो है कि वार्ता होती है, और वार्ता होने के बाद जो है कि आपको फिक्स हो जाता है। अंबेडकर को चाहिए था कितना सीट? 71 सीट। कितना सीट? 71 सीट। 71 सीट चाहिए था अंबेडकर को। बोलते हैं कि 71 सीट नहीं, तुमको उससे ज्यादा देंगे, तुमको देते हैं 147 या 148। कितना? 147 सीट। कितना सीट? 147 सीट। बोलते हैं कि 147। एक अंबेडकर का कहना था कि हमको किसी एक ही प्रांत से चाहिए 71 सीट। ये बोले कि ऐसा नहीं होगा, तुमको हम बढ़ा के देंगे। कहां? भारत के विभिन्न प्रांतों से देंगे बढ़ाकर। कितना सीट देंगे? अब बढ़ा कर देंगे तुमको 147 जो है कि आपको सीट जो है कि आपको देंगे। जहां 71 की मांग थी, वहां 147 सीट जो है कि आपको किसको मिलता है? अंबेडकर को जो है कि आपको मिलता है। और इसी के साथ जो है कि आपको पूना पैक्ट क्या होता है? संपन्न होता है। आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट में हस्ताक्षर जो है कि आपको गांधी की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था? एक तो बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा कौन? दूसरा आपसे पूछेगा मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, कौन हस्ताक्षर किया था? मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर जो है कि आपको किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अब होगा गांधी और हरिजन, गांधी द्वारा हरिजन उत्थान होगा। जैसे ही ये जो है कि पूना पैक्ट सफल होता है, महात्मा गांधी कुछ हरिजनों के लिए कुछ कुछ कार्य करते हैं। उस कार्य को सुनिएगा। दलित वर्गों को सबसे पहला हरिजन जो है कि आपको नाम किसके द्वारा दिया गया था? हरिजन नाम तो ये भी दिया गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन नाम जो है कि आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूना जो है कि समझौता के बाद महात्मा गांधी जो है कि आपको रुचि में जो है कि अस्पृश्यता विरोधी जो है कि आंदोलन के प्रति अधिक जो है कि आपको हो जाता है। और इस समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। तो पूछेगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और हरिजन नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका जो है कि आपको चलाते हैं। कौन चलाते हैं हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्रिका? महात्मा गांधी जो है कि आपको चलाते हैं। और गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब किया गया? 1932 में किया गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ MBBI क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। 1933 में महात्मा गांधी ने जो है कि वर्धा में हरिजन जो है कि यात्रा शुरू किया था। तो हरिजन यात्रा जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया जाता है? हरिजन यात्रा 1933 में जो है कि आपको शुरू किया जाता है। कब किया जाता है? 1933 में जो है कि आपको शुरू जो है कि आपको किया जाता है। और आपसे पूछेगा तीसरा नंबर का गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका
1932 में जो है कि आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको हुआ था। आइए इसका क्या क्या मुख्य बिंदु है जरा देख लीजिएगा। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1932 के सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया और श्वेत पत्र पर विचार करने हेतु लॉर्ड निलिथगो को अध्यक्ष जो है कि आपको बनाकर ब्रिटिश सरकार जो है कि आपको भेजता है। संसद में एक जो है कि संयुक्त जो है कि समिति का गठन किया जाता है ब्रिटिश संसद में, और इस समिति का रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होड द्वारा भारत में शासन अधिनियम के लिए ब्रिटिश संसद के लिए जो है कि आपको क्या होता है, बिल को जो है कि आपको पेश किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जो है कि आपको ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस अधिनियम पर अपनी है ना सहमति दे देता है और यही अधिनियम भारत शासन अधिनियम बनकर आता है। कौन सा अधिनियम भारत शासन आएगा? 1935 का एक्ट जो है कि आपको बनकर आएगा। आगे आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होगा। देखिएगा वर्ष 1934 में कांग्रेस में बहुत बड़े जो है कि भाग से कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी जो है कि आपको विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पृथक जो है कि आपको दल का गठन किया जाता है जिसको कहते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना 1934 में जो है कि आपको अलग होता है, लेकिन 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी का लक्ष्य जो है कि आपको विश्व में फांसीवाद और प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध जो है कि आपको करते हुए संघर्ष के है ना परिगण्य में जो है कि आपको भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का जो है कि आपको लक्ष्य जो है कि आपको रखा जाता है। और नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्या कर दिया था? अस्वीकार जो है कि आपको कर दिया था। 1934 बस याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद 1935 का एक्ट आएगा और 35 के एक्ट के तहत 37 में चुनाव होगा। 37 में जो है कि आपको प्रांतीय चुनाव का घोषणा किया जाएगा। कब का घोषणा होगा प्रांतीय चुनाव का घोषणा? 37 में। 36 के लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट ने जो है कि आपको क्या हुआ, चुनाव में जो है कि जाने का निर्णय जो है कि आपको कर लिया। और जाने का जब निर्णय होता है तो जनवरी फरवरी 1937 में जो है कि प्रांतीय विधानमंडल का क्या होता है, चुनाव जो है कि आपको होता है। और चुनाव में जो है कि आपको होता है, इस चुनाव में 11 प्रांतों में चुनाव होता है जिसमें 5 प्रांतों में कौन जीत जाता है? 5 प्रांतों में जो है कि आपको कांग्रेस जीत जाता है। लेकिन टोटल पूछेगा कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाता है, तो टोटल 8 प्रांतों में सरकार बनाता है। कितना प्रांत में सरकार बना देगा? 8। पूर्ण बहुमत कितना में आया है? पूर्ण बहुमत आया 5 में। कितना में आया? 5 में। लेकिन मिली जुली तीन जगह गठबंधन के साथ सरकार बना देगा। मतलब टोटल कितना जगह इसका सरकार हो जाएगा कांग्रेस का? 8 जगह पर। कितना जगह पर हो जाएगा? 8 जगह पर जो है कि आपको टोटल जो है कि आपको सरकार हो जाएगा। बोलेगा कहां कहां सरकार नहीं था, तो एगो बंगाल में नहीं था। कहां कहां नहीं था? बंगाल पंजाब और सिंध, है ना, सिंध। यही 3 को याद रखिएगा। कहां कहां सरकार नहीं बना था कांग्रेस का? तो बंगाल में, पंजाब में और सिंध में सरकार नहीं बना था। कहां कहां? बंगाल, पंजाब, सिंध। पंजाब और सिंध में। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में सरकार नहीं बना था। पूछेगा बंगाल में जो है क्या आपको कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी? कृषक प्रजा पार्टी की सरकार जो है कि आपको बनी थी। जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है कि आपको सरकार बना था और जो है कि सिंध में भी उसी का बना था। सरकार 8 प्रांत में कहां कहां बना था, इसको जरा सुन लीजिएगा। 8 वो जहां पर कांग्रेस जो है कि सरकार अपना बनाया था, जिसमें था आपका बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम प्रांत। यह सब में जो है कि आपको क्या बनाया था? कांग्रेस अपना सरकार बनाया था। लेकिन 3 जगह पर सरकार नहीं बनी थी। कौन कौन प्रांत में सरकार नहीं बनी थी? बंगाल, पंजाब, सिंध। सिंध के क्षेत्र में जो है कि आपको क्या नहीं हुआ था? सरकार जो है कि आपको नहीं बना था। क्या नहीं हुआ था? सरकार जो है कि आपको नहीं बना था। और आगे चलते हैं। उसके बाद आएगा त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट की बात करेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन कब होगा? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है कि आपको त्रिपुरी संकट होगा। 38 में होता है हरिपुरा का सेशन। हरिपुरा का सेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उसके बाद 1939 का सेशन होता है त्रिपुरी का सेशन भी जो है कि आपको बहुत रोमांचक होता है। सुनिएगा क्या होता है। इसमें 2 लोग खड़े हो जाते हैं। एक महात्मा गांधी खड़े कर देते हैं पट्टाभी सीतारामैया को। किसको खड़ा कर देते हैं? पट्टाभी सीतारामैया को। और एक तरफ से जो है कि आपको खड़ा हो जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन खड़ा हो जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और इसमें जब वोटिंग होता है तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। कौन जीत जाता है? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको जीत जाता है। हार कौन गया?
हार गया पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो है कि आपको हार जाते हैं, और हारने के बाद जो है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किसका हो जाता है? सुभाष चंद्र बोस का चुनाव जो है कि आपको हो जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस जो है कि चुनाव जीतते हैं तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो मिलने से इनकार कर देते हैं। जब इनकार कर देते हैं तो इनको भी अच्छा नहीं लगता, ये कांग्रेस के पद से क्या दे देते हैं? कांग्रेस के पद से जो है कि आपको इस्तीफा जो है कि आपको दे देंगे। और जब इस्तीफा जो है कि आपको दे देते हैं तो बचे हुए जो भी कांग्रेस का कार्य बचा हुआ है, उतने समय के लिए अध्यक्ष फिर से नया चुन लिया जाता है। किसको चुना जाता है बाकी समय के लिए? राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको चुन लिया जाता है ना, चुन जो है कि आपको लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है कि आपको इस्तीफा दे देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको चुन लिया जाता है। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस एक ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कहता है? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि आपको होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अब आते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कितने अगस्त को होती है? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 इसको क्या बनाएगा अब? मतलब फिर अब जो है कि बोला है ना कि हाँ, स्वतंत्रता दिवस जो है कि मनाएगा 8 अगस्त, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 8 तारीख को। आगे सुनिएगा, आइएगा आगे। अब होगा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। सुनिए, सुनते रहिएगा। कांग्रेस, जितना लोग सुन रहे हैं ना, स्पीडी वाला वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जैसे ही आप आज जो है कि उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, आज मेडाइवल को पार करा देंगे आज, है ना, एशियंट को खत्म करके आज मेडाइवल को भी खत्म कर देंगे। आज 2 घंटा का मोटा मोटी उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, और 2 घंटा का रिकॉर्डिंग आपको शाम तक उसका भी अपलोड कर देंगे आज, ठीक है? सुनते रहिएगा। चलते हैं, अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे। कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो है कि आपको क्या करता है? कांग्रेस के जो 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार होती है ना, वह जो मंत्रिमंडल से क्या हो जाता है, कांग्रेस जो है कि आपको त्याग पत्र जो है कि आपको दे देता है। क्या दे देता है? त्याग पत्र जो है कि आपको दे देता है ना। अब सुनिएगा, कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में रामगढ़, बिहार, वर्तमान का झारखंड, कौन इसकी अध्यक्षता करता है बिहार वाला का? आजाद। अरे अबुल कलाम आजाद होगा 40 वाला में। कौन होगा? अबुल कलाम आजाद जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? सुनिएगा, बिहार में यह सेशन होता है। इस समय ब्रिटिश सरकार ने जो है कि समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाता है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाए? गठन जो है कि आपको कर दिया जाए। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बिना सहमति से कांग्रेस को क्या कर देता है? कांग्रेस को शामिल कर देता है। कांग्रेस के बिना सहमति से कांग्रेस को शामिल जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देता है ना, बिना पूछे हुए। तो कांग्रेस इससे गुस्सा जाती है, और कांग्रेस अपने 8 प्रांतों में जो है कि आपको जो सरकार बना होता है उससे क्या दे देता है? वो सरकार को गिरा देता है, इस्तीफा जो है कि आपको दे देता है। क्या देता है? इस्तीफा जो है कि आपको दे देता है, ठीक है? कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया, और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से जो है कि आपको स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार जो है कि आपको कर लिया। कौन से प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया? तो यह अगस्त प्रस्ताव को जो है कि आपको कर लिया। अब आते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का मांग का उल्लेख कैसे कैसे हुआ है, इसको जरा समझिएगा। खिलाफत और देता है तो मुस्लिम लीग कुछ सेलिब्रेट भी ना करता सर। हाँ, अभी आ रहे है ना। मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाएगा। मुक्ति दिवस कौन सा दिन? मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाएगा, है ना, मुक्ति दिवस मनाएगा। आ रहा है आगे, सुनिएगा क्या बोल रहा है आगे। सुनिएगा आगे क्या बोलता है ना। आगे बोल रहा है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिमों की एकता का जो दृश्य देखने को मिला था, अब उसे सांप्रदायिकता ने बदल जो है कि आपको बदला जा चुका था। मतलब उस समय एक था, लेकिन अब जो है कि दोनों अलग अलग जो है कि आपको हो गया था। और यहीं से एक निकल कर आएगा एक व्यक्ति जिसका नाम होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का प्राय जो है कि आपको मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार का प्रवर्तक जो है कि आपको माना जाता है, और इस्लाम का जो है कि भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में, है ना, इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। 1933 से 1935 में यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक पढ़ने वाला छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था?
चौधरी रहमत अली नाम था। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया रहमत अली के द्वारा? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया गया था। और इस प्रस्ताव का रूपरेखा अगर बोलेगा कि प्रस्ताव का रूपरेखा किसने जो है कि आपको बनाया था, तो फजहुल उल हक के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। और सिकंदर हयात खान ने इसमें अहम भूमिका जो है कि आपको इस प्रस्ताव को बनाने में क्या किया था, निभाया जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न होता है और इसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, इसमें प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। बोला जाता है क्या कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा, इसका प्रस्ताव को इसमें रखा जाता है। और 1940 की अध्यक्षता कौन कर रहा होता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहा होता है अली जिन्ना। कौन कर रहा होता है? अली जिन्ना। ये कांग्रेस का सेशन नहीं है, ये किसका सेशन है 40 वाला? यह है सेशन मुस्लिम लीग का है। कांग्रेस का सेशन 40 का कहाँ हुआ? 40 का सेशन कांग्रेस का तो अगस्त रामगढ़ में सर, रामगढ़ वाला कौन किया था उसकी अध्यक्षता? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अब आगे सुनिएगा, पाकिस्तान की मांग को सबसे पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स मिशन में मिला। क्रिप्स मिशन में जो है कि इसको सबसे पहला आंशिक मान्यता जो है कि आपको मिला था। और प्रस्तावनाओं में यह व्यक्त किया गया था कि ब्रिटिश ने कहा था कि भारत का कोई भी राज्य अगर है ना भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे आजादी मिले। मतलब ये जो है क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि अगर कोई राज्य अगर भारत में नहीं मिलना चाहता है, अगर वो बोलता है कि हमको स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए तो उसको वो आजादी होगा जो वो स्वतंत्र राज्य जो है कि बन सकता है। यह सबसे पहला बात किसमें कहा गया था? यह कहा गया था क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और क्रिप्स मिशन कब आता है? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में जो है कि आपको आता है। आगे देखिएगा, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको मनाया गया। कितने मार्च को मनाया गया? पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको 23 मार्च को मनाया गया। आगे चलते हैं, अगला है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को होता है। कितना अक्टूबर को होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह? डेट पूछता है। 17 अक्टूबर 1940 को कौन सा सत्याग्रह की शुरुआत होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि आपको होता है। देखिएगा आपसे क्या क्या पूछेगा, यहाँ पर 3-4 गो सवाल पूछेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होता है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से होता है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से होता है। और पूछेगा पहला सत्याग्रही कौन थे? पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे जो है कि आपको थे। पूछेगा दूसरा सत्याग्रही कौन थे? दूसरा थे आपको कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब पूछेगा तीसरा कौन थे? तीसरा थे ब्रह्मदत्त। कौन थे तीसरा? ब्रह्मदत्त जो है कि आपको थे। और इस या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस आंदोलन को? व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है कि आप कब इसकी शुरुआत होती है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940। 40 होता है तो 42। अभी जस्ट बताएं 40 में इसका शुरुआत होता है तो 42 बोल रहे हैं, है ना? 40 में, ठीक है, 40 में जो है कि आपको शुरुआत होता है। आगे आते हैं, अगला है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन है। आएगा क्रिप्स मिशन के बारे में जरा सुनिएगा, चर्चा कर देते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में सुनिएगा। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि क्रिप्स मिशन जो है कि आपको क्रिप्स मिशन की जो है कि आपको भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन तो यह आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। कितना मार्च को आया था? 23 मार्च को 1942 को। 23 मार्च को। कितना मार्च को? 23 मार्च को। क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था कब? 1942 में 11 मार्च को घोषणा किया था कि जाएगा, लेकिन ये भारत कितने मार्च को पहुंचा था? ये भारत पहुंचा था 23 मार्च को पहुंचा था। 23 मार्च को पहुंचा था। पूछेगा कितने सदस्यीय था क्रिप्स मिशन? तो ये 1 सदस्यीय था। कितना था? 1 सदस्यीय जो है क्या आपको था? 1 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय वाला भी आगे आएगा। अभी कितने सदस्य है? 1 सदस्यीय जो है क्या आपको होने वाला है। क्रिप्स मिशन का, क्रिप्स प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य क्या था उसको जरा सुन लीजिएगा। क्रिप्स ने यह घोषणा किया था कि भारत में ब्रिटिश नीति के उद्देश्य जो है कि आपको है और जितना जल्द हो सके, संभव हो सके, भारत में स्वशासन को स्थापना करना है। अर्थात युद्ध के बाद बोला था कि हम तुमको क्या दे देंगे? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम तुमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, है ना? क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है कि आपको दे देंगे। यह बोला था क्रिप्स मिशन में, बोला था कि हम तुमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ का निर्माण
क्या प्रयत्न किया जाएगा जो पूर्ण रूप से उपनिवेश का दर्जा जो है कि आपको प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल में जो है कि अलग से जो है कि आपको क्या मिलेगा, अधिकार जो है कि आपको मिलेगा। यह किसमें बोला गया, 1942 वाले क्रिप्स मिशन में जो है कि यह बात जो है कि आपको बोला गया कि युद्ध के बाद जो है कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और ब्रिटिश प्रांतों से चुन गए प्रतिनिधि जो है कि आपको और देसी रियासत के राजा भी क्या होंगे, इसमें जो है कि आपको शामिल होंगे संविधान सभा वाला में। ये भी बोला गया, क्रिप्स मिशन में बोला गया। आगे क्या बोलता है कि जो प्रांत इसमें सहमत नहीं होगा उसे अस्वीकार जो है कि कर पूर्णता जो है कि स्थिति में वह रह सकता है, या फिर वह पूर्णता स्वतंत्र जो है कि आपको होना चाहेगा तो वह स्वतंत्र जो है कि आपको हो सकता है। और इसी का फायदा उठा लिया कौन, पाकिस्तान के, हमको यह स्वीकार नहीं, हमको स्वतंत्र होना है। यह कहां से उखड़ के सामने आता है, यह आता है 1942 के क्रिप्स मिशन से उखड़ कर सामने आता है। देखिएगा आगे एक और बात क्या बोला गया, भारतीय संविधान सभा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच जो है कि आपको अल्पसंख्यक के हितों में यथा सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व और विकास आदि को लेकर जो है कि एक समझौता भी होगा। यह भी जो है कि आपको बोला गया, क्रिप्स मिशन में बोला गया। अंततः क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से बातचीत जो है कि किया, बातचीत में असफल रह गया। मतलब यह बातचीत इसका सही से नहीं हो पाया, किससे, भारतीय नेताओं से जो है कि आपको सही से यह बातचीत नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह क्या बात रखी गई थी, डोमिनियन स्टेट का बात रखा गया। इसीलिए जैसे ही डोमिनियन स्टेट का बात था ना, तो ये बोला कि हमको अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब भारत को क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। क्या चाहिए भारत को, पूर्ण स्वाधीनता जो है कि आपको चाहिए, है ना। इसीलिए यह जो है कि आपको क्या हो जाता है, खत्म जो है कि आपको हो जाता है। और संविधान सभा क्या बोलता है, डोमिनियन स्टेट की जगह जो है कि संविधान सभा में रियासतों में शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी पर तथा भारत के संभावित जो है कि आपको विभाजन पर जो है कि कड़ी आपत्ति जो है कि भारतीय लोगों ने जो है कि आपको बताया था और इसको अस्वीकार कर दिया। और इसी चेक को ए पोस्ट डेटेड चेक के नाम से कौन कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक के नाम से महात्मा गांधी जो है कि आपको कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तर दिनांक चेक। ये एक ऐसा चेक है जिसका समय अवधि क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ऐसा चेक है। यह किस चेक के बारे में, किसके बारे में कहा जाता है, क्रिप्स मिशन के बारे में जो है कि आपको कहा जाता है। लेकिन अब सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं इन जो है कि आपको प्रस्तावों को पढ़ा तो मैं बुरी तरीका से मायूस हो गया। यह किसने कहा था, यह कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था कि हम 1942 का जब क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पढ़े तो हम पूरी तरीका से क्या हो गए, मायूस जो है कि आपको हो गए। उसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन पे आते हैं 1942 में। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय जो है कि आपको मिसाल है, जिससे ब्रिटिश शासक की नींव को हिलाकर जो है कि आपको रख दिया, हिलाकर रखकर उखाड़ जो है कि फेंका। कौन सा आंदोलन शुरू होगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। एक सवाल यहां से फिक्स है कि आएगा तो आएगा। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत जब क्रिप्स मिशन वापस लौट जाता है, अपने देश चला जाता है, तो महात्मा गांधी एक प्रस्ताव तैयार करते हैं जिसमें अंग्रेज को तुरंत जो है कि भारत को छोड़ने तथा जापानी आक्रमण पर होने पर भारतीय से अहिंसक असहयोग का क्या करते हैं, अब वाहन करते हैं। क्योंकि देखिएगा तो 1900 जो है कि आपको जापान पर क्या कर देता है, जापान पर हमला जो है कि अमेरिका कर देता है, तो है ना। उस समय ब्रिटेन भी जो है कि आपको सहयोग जो है कि आपको देता है। इसीलिए बोलता है कि जितना जल्दी हो सके गांधी प्रस्ताव तैयार करते हैं कि उतना जल्दी भारत से कौन छोड़ के भागो, भारत से छोड़ के भागो, ब्रिटेन जो है कि आपको छोड़ के भागो, ब्रिटिश छोड़ के भागो। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम लोग इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया तो मैं इस देश की बालू से, मैं इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा क्या खड़ा कर दूंगा, आंदोलन को जो है कि आपको खड़ा कर दूंगा। यह किसने कहा था, यह कहा था महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाती है। आनंद फानन में उस समय बैठक बुलाया जाता है, कब, 14 जुलाई 1942 को बुलाया जाता है, वर्धा में बैठक बुलाई जाती है। और संघर्ष के निर्णय को क्या कर दिया जाता है, महात्मा गांधी का जो संघर्ष का निर्णय था इसे स्वीकार जो है कि आपको कर दिया जाता है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो है कि 1942 में कहां होती है, ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। कहां होती है, ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। और ये डेट कब का होता है, ग्वालियर टैंक मैदान में होती है 8 अगस्त का ये डेट होता है। और 8 अगस्त के 12 बजे रात्रि के बाद
मतलब कि 9 अगस्त हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं 8 देता है। तो 8 अगस्त के मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि का मतलब होता है 12 बजे के बाद, ठीक नहीं, या 12 बजे, इसी समय जो है कि देखिएगा, इसी समय जो है कि आपको घोषणा होता है, क्या होता है, अखिल भारतीय जो है कि आपको कांग्रेस कमेटी के द्वारा घोषणा किया जाता है कि अब इस बैठक में अंग्रेज क्या छोड़ो, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित जो है कि आपको कर दिया जाता है। और यही 8 अगस्त की मध्य रात्रि में ऑपरेशन जीरो आवर, कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर जो है कि आपको चलाकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जरा सुनिएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में क्या क्या घोषणा किया जाता है, जरा उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहला बोला जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत जो है कि आपको क्या कर देना चाहिए, जो हमारे पास शासन चल रहा है इसको समाप्त कर देना चाहिए, अब इसका शासन हम लोग नहीं मानेंगे। दूसरा बात बोला जाता है कि अंग्रेजों की वापसी के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी एक सरकार का हम लोग क्या करेंगे, गठन जो है कि आपको करेंगे, ये दूसरा बात बोला जाता है। तीसरा बोला जाता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का क्या होगा, असहयोग का समर्थन जो है कि आपको किया जाएगा, कोई सहयोग नहीं होगा, असहयोग करना है इसके साथ। चौथा बोला जाता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया जाता है, नेता घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ा नेता किसको, भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी को नियुक्त जो है कि आपको किया जाता है। और बोला जाता है कि सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़े, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की क्या कर दे, घोषणा कर दे। मतलब हम सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का क्या दे रहे हैं, समर्थन जो है कि आपको दे रहे हैं, हम अपना समर्थन को पीछे नहीं खींच रहे हैं, या जो है कि आपको बोला जाता है। और सैनिक जो है, जो भी भारतीय सैनिक है, जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में शामिल है, वो भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, बोले कि हमें हमारा देश का आदमी, हम इस पर गोली नहीं चलाएंगे। यह सब अगर काम हो जाएगा तो हम लोग ऐसे ही आजाद हो जाएंगे, ये बात जो है कि इसमें बोला जाता है। और इसी के तहत आंदोलन का प्रसार होता है, पूरे देश में फैल जाता है बात कि अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। और ये शुरुआत 9 अगस्त को होने वाला होता है, तब तक 8 अगस्त के मध्य रात्रि में एक ऑपरेशन चला दिया जाता है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत चलाकर सबसे बड़ा नेता उस समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही सुबह उठता है, जनता रोड पर निकलती है, देखती है कि बड़का बड़का नेता आएगा, तब तक तो सारा बड़का बड़का नेता को क्या कर लिया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही रोड पर आता है तो इस सबको पता चलता है कि नेतवा हमको आगे करके आई, सब खुद पीछे जो है कि फिरार हो गया है। तब तक जो है कि खबर लगती है, और खबर लगने के बाद पता चलता है कि बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को उठाकर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उठाकर क्या कर लिया गया है, इस सबको गिरफ्तार जो है कि आपको कर लिया गया है। अब जरा सुनिएगा आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा जाता है, आगा का पैलेस में रखा जाता है। और आगा का पैलेस में गांधी जी के साथ इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी को, और जो है कि आपको सरोजिनी नायडू को भी साथ में जो है कि आपको रखा जाता है। और आगे चलिएगा तो कस्तूरबा गांधी इसी जो है कि आपको जेल में जो है कि आपको क्या हो जाती है, जो है कि देहांत जो है कि आपको हो जाता है। कांग्रेस के गैर कांग्रेसी जो है कि आपको घोषित कर दिया जाता है। बोलता है ब्रिटिश की कांग्रेस नहीं, ये गैर कांग्रेसी हो गया, अभी हमारे समर्थन में नहीं बोल रहा है, गैर कांग्रेसी हो गया, कोई बात नहीं। और उसकी सारी संपत्तियां को जब्त करने का निर्देश जो है कि आपको दे दिया जाता है कि कांग्रेस का जितना सारा संपत्ति है ना, सबको क्या कर लो, सबको जो है कि आपको जब्त कर लो, है ना। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी और अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कहां रखा जाता है, तो अहमदनगर के जेल में रखा जाता है। आपसे पूछेगा राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा जाता है, पटना के बांकीपुर जेल में। कौन सा जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में रखा जाता है। पूछेगा जयप्रकाश नारायण को कहां रखा जाता है, तो हजारीबाग जेल में रखा जाता है। किसमें, हजारीबाग जेल में जो है कि आपको रखा जाता है। और हजारीबाग जेल से ये अपने सहयोगियों के साथ जो है कि आपको क्या होते हैं, दीपावली के दिन ये गेट तरफ कर भाग जाते हैं। क्या होते हैं, गेट तरफ का जो है कि आपको भाग जाते हैं। और भागने के बाद जो है कि यह पहुंचते हैं नेपाल। कहां पहुंचते हैं, नेपाल पहुंचते हैं। और नेपाल में आजाद दस्ता की गठन करते हैं। किसका गठन, आजाद दस्ता। पूछेगा आजाद दस्ता का गठन कौन करता है, आगे देखिएगा। आगे बोलता है कि करो या मरो का नारा समूचे देश में जो है कि आपको गूंज उठता है। और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश और बढ़ जाता है। जो जनता जानता है कि बड़का बड़का नेता को, हमारा नेता को गिरफ्तार कर लिया, जनता और भड़क उठता है। और जगह जगह पर हिंसक झड़प जो है कि आपको होना सामने जो है कि आपको आ जाता है। हर एक जगह लड़ाई दंगा जो है कि आपको होना शुरू हो जाता है।
इसी समय देखिएगा रेडियो का प्रसारण होते रहता है और रेडियो पर उषा मेहता जो है कि आपको क्या बोल देती है, उषा मेहता प्रसारण कर देती है, क्या कि उस समय तो रेडियो चलता था, रेडियो पर बोल देती है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम लेती है और उसको बता देती है कि इस जेल के सामने जो है कि सबको रखा गया है। अब जनता उस जेल के सामने जाकर तोड़ने के फिराक में जो है कि लग जाती है कि यार हमारा नेता को निकालो नहीं तो हम जेल को तोड़ देंगे, है ना। अब ये जो है कि प्रसारण कौन कर देती है रेडियो पर, तो उषा मेहता जो है कि आपको कर देती है ना। और एक व्यक्ति का और नाम आता है राम मनोहर लोहिया, राम है ना। मनोहर राम लोहिया के मनोहर लोहिया, मदद से होता है ना क्या? राम मनोहर लोहिया का भी नाम आता है, इसीलिए तो रोके हैं यहाँ पर कि राम मनोहर लोहिया का भी जो है कि आपको क्या आएगा, नाम जो है कि आपको आएगा। आगे चलते हैं, मनोहर लोहिया का नाम आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या हुआ, कोई दिक्कत? आगे चले जी सर। आगे सुनिएगा, आगे बोलता है कि आंदोलन के प्रति दमनात्मक जो है कि कार्रवाई के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगाह का पैलेस में जो है कि 21 दिन का बोला कि ये जो है कर रहा है ना अंग्रेजी, सही नहीं कर रहा है, दमन नीति का काम कर रहा है। हम जो है कि क्या जा रहे हैं, भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। किस पर जा रहे हैं? भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। कितना दिन के भूख हड़ताल पर जा रहे हैं? 21 दिन के भूख हड़ताल पर। क्या है कि गांधी को जब भी दिक्कत होता था गांधी भूखे हड़ताल कर देते थे। अब भूख हड़ताल कर देते थे, अंग्रेज समझता था कि अगर गांधी मरा तो ये हमको देश में ही सब जिंदा नहीं रहने देगा, मार देगा ऐसे ही बोलते बोलते। इसलिए गांधी को मरने से अच्छा है कि हम गांधी का बात मान लेते हैं, लेकिन है ना, गांधी को बचा के रखते हैं। लेकिन इस बार अंग्रेजों सोचता है कि गांधी मरे तो मरे, इस बार इसको मरने दो, हम इसका भूख हड़ताल से हम डरेंगे नहीं। इस बार जब 21 दिन का जब ये भूख हड़ताल करता है तो बोलता है कि सारा व्यवस्था गांधी को मरने के लिए जेले में कर दिया जाता है। सुनते हैं बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि लकड़ी उकड़ी का भी प्रबंध कर दिया गया था कि अगर ये मरेगा ना तो इसी जेल में इसको जो है कि दफना दिया जाएगा, काम क्रियाक्रम यहीं पर जो है कि आपको कर दिया जाएगा। ये बात जो है कि भूले भटके से गांधी जी को पता चलता है कि हमारा ही मारने के फिराक में लगा हुआ है। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कुछ दिनों के बाद जाकर अपना आमरण अनशन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बोलते हैं लाओ अब खाना हम खाते हैं, क्या कि हमारा मारने के फिराक में सब तुला हुआ है। आगे सुनिएगा, 7 मार्च 1943 को महात्मा गांधी अपना भूख हड़ताल को क्या कर देते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कुछ जैसे ही पता चलता है कि हमको इस बार मारने के फिराक में लगा हुआ है, इस बार नहीं छोड़ेगा, वैसे ही अपना खाना मंगवा के वापस भूख हड़ताल को क्या कर देते हैं, वापस जो है कि आपको ले लेते हैं। और खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार जो है कि उनको 1944 में 6 मई को क्या कर देता है, फिर से जो है कि आपको महात्मा गांधी को वापस जो है कि आपको लौटा देता है, मतलब जेल से बाहर जो है कि आपको छोड़ देता है। यहाँ पर जो है कि आपको 2 स्वतंत्र सरकार का जो है कि आपको गठन का नाम आएगा। एगो आपसे पूछेगा कि इसी समय जो है कि आपको बलिया में, है ना, किसके नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन कर दिया जाता है, चित्तू पांडे के नेतृत्व, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में, है ना। बलिया का बागी जो है कि आपको नाम सुने होंगे, जो अंग्रेज जाता था ना उसको लटका के पेड़ में बांध के मारता था। यहाँ पर कोई अंग्रेज अधिकारी जाने से डरता था कि बलिया नहीं जाएंगे, हमको दूसरा जगह भेज दो, लेकिन बलिया मत भेजो। बलिया में जो जाता है ओकरा बड़ा बांध के मारता है, डरते डरते कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं। जहां पर अधिकारी नहीं जाता था, मतलब इसका पूरा प्रकोप हो गया था, तो ये अपने आप को बोला कि हमारा जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया है। हमारा क्षेत्र कैसा हो गया है, स्वतंत्र जो है कि आपको क्षेत्र हो गया है। तो बड़ा मार बांध के जो है कि बड़ा मारता था अंग्रेज को ही, बलिया का, चित्तू पांडे का सरकार नेतृत्व वाली। और सतारा में देखिएगा, सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में क्या होता है, समानांतर सरकार का गठन कर दिया जाता है ना। और नाना पाटिल भी इसके सहयोगी जो है कि आपको रहते हैं सतारा वाले में। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक जो है कि अस्तित्व में रही थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि जो 1942 1944 के बीच जो है समानांतर सरकार बनी थी, उसमें से सबसे लंबा समय तक कौन जो है कि समानांतर सरकार चला था, सबसे लंबा समय तक चला था कौन, सतारा का जो है कि आपको चला था। किसका, सतारा का जो है कि आपको चला था। आगे चलते हैं, आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या होती है। मुस्लिम लीग का जो है कि आपको जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए जो है कि आपको विरोधी जो है कि आपको था, क्योंकि इसका विश्वास था कि अंग्रेज के जाने के बाद, है ना, जंगल राज्य का जो है कि स्थापना हो जाएगा। मतलब ये चाह रहा था, मतलब मुस्लिम लीग का मानना क्या था, जिन्ना का मानना था कि अगर अंग्रेज यहाँ से भाग जाता है तो यहाँ पर जो है कि आपको कौन सा गुट का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि आपको जंगल राज्य का स्थापना हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज भागता तो सबसे पहले इसको तो पाकिस्तान देता नहीं, कितनों रोते रहता तो, है ना। इसीलिए जो है कि इसका मानना था, इसका विरोध जो है कि आपको किया था कौन, यह किया था जिन्ना गुट जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का जो है कि आह्वान कर देता है। कितना मार्च को आह्वान करता है कि हम पाकिस्तान दिवस मनाएंगे, 23 मार्च को जो है कि आपको घोषणा करता है कि हम पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको मनाएंगे, आह्वान करता है। और मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो पूछा गया सवाल है कि बांटो और छोड़ो का नारा
मुस्लिम लीग के द्वारा कब दिया गया था? 1943 में दिया गया। कब दिया गया? 1943 में जो है कि आपको दिया गया। कहाँ का सेशन था 1943 का? कराची का सेशन जो है कि आपको था। इसमें था डिवाइड एंड क्यूट, बांटो और छोड़ो, विभाजन करो और छोड़ो का नारा जो है कि आपको कराची अधिवेशन में दिया जाता है। 1943 में जो है कि आपको दिया जाता है। अति उदारता नेता जो है कि तेज बहादुर शाहपुरू ने भारत छोड़ो आंदोलन को और जो है कि आपको विचारित और जो है कि आपको सामरिक जो है कि आपको माना था। आगे आते हैं सुभाष चंद्र बोस और जो है कि आजाद हिंद फौज। इसका आप जो है कि बीच में गठन होगा, सुनिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक जो है कि आपको बंगाल से गायब हो जाते हैं। अचानक क्या होता है? अचानक ये बंगाल से जो है कि आपको क्या हो जाते हैं? गायब जो है कि आपको हो जाते हैं। वो कोलकाता के रास्ते जो है कि आपको पेशावर होते हुए रसिया पहुंचते हैं और रसिया जब पहुंचते हैं तो वहां पर मार्च में बर्लिन की यात्रा में जो है कि आपको मार्च से बर्लिन की यात्रा जो है कि आपको करते हैं। उसके बाद ये जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में इन्होंने एक स्वतंत्र जो है कि आपको भारत सरकार का जो है कि आपको क्या करते हैं? गठन जो है कि आपको करते हैं और हिटलर से यह मदद मांगते हैं और वहां पर जर्मनी में एक संस्था की स्थापना करते हैं जिस संस्था का नाम था फ्री इंडिया सेंटर। कौन सा संस्था है? फ्री इंडिया सेंटर। तो ये भी सवाल पूछा हुआ कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था जर्मनी में? जर्मनी है ना? हाँ ठीक है। जापान जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी में कौन किया है? आज सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको करते हैं। आगे सुनिएगा। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहला ये किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके मन में आया था सबसे पहला विचार? कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि विचार आया था। और ये कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश की जो है कि आपको भारतीय सेवा में क्या था? अधिकारी जो है कि आपको था। भारतीय सेवा में जो है कि आपको अधिकारी जो है कि आपको रहता है। और 1942 में आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन का गठन जो है कि आपको किया जाता है। पूछेगा कि आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन का गठन जो है कि आपको कब किया जाता है? तो 1942 में जो है कि आपको किया जाता है। और 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर पहुंचते हैं और उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति नियुक्त किया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर कब घोषित किया गया? सर्वोच्च कमांडर 1943 में जो है कि आपको सर्वोच्च कमांडर जो है कि आपको घोषित किया जाता है। लेकिन पूछेगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने जो है कि आपको किया था। लेकिन सिंगापुर में इसको सर्वोच्च सेनापति किसको घोषित किया जाता है? 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको घोषित किया जाता है। आगे सुनिएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और इन सरकारों ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है कि आपको क्या किया था? युद्ध की जो है कि आपको घोषणा किया था। आगे सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने एक झांसी रेजिमेंट बनाया था। महिलाओं के लिए कौन सा रेजिमेंट? झांसी रेजिमेंट। महिलाओं के लिए झांसी रेजिमेंट। और पुरुषों के लिए 3 रेजिमेंट बनाया था जिसका नाम था, एक का नाम था सुभाष रेजिमेंट, एक का नाम था नेहरू था, एक का नाम था गांधी था। 3 गो मेल वाला था। कौन कौन था 3 गो? सुभाष रेजिमेंट, नेहरू और गांधी रेजिमेंट जो है कि आपको बनाया था। 3 ब्रिगेडियर बनाए थे जिसमें सुभाष थे, गांधी थे और नेहरू जो है कि ब्रिगेडियर के नाम से जो है कि आपको रखा गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही एक नारा दिया था। कहाँ का? दिल्ली चलो का नारा। किसका नारा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको नारा दिया गया। और एक सबसे ज्यादा फेमस नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भी किसका नारा था? यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस का जो है कि आपको नारा था। आगे चलिएगा, आगे सुनिएगा। 1944 में सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को यह संबोधन देते हैं। देखिएगा, गांधी से जो है कि आपको झगड़ा कब हुआ था? 1938 के 39। कौन सा सेशन था बताइए? 40 में सर। 39 का सेशन था, है ना? 39 का सेशन। हाँ, त्रिपुरी 39 का सेशन था। 39 का सेशन था। 39 के बाद ये गांधी से मिलते नहीं है। गांधी को संबोधन देखिएगा, यही नेता का अच्छा गुण है ना। अब देखिएगा, यही जो है कि क्रांतिकारी नेता का अच्छा गुण है। अब देखिए 39 से 5 जोड़िएगा तो 44 आ जाएगा ना। 5 जोड़िएगा तो 44 में उस समय बीच में कोई टाई अप नहीं था, कहीं कोई बात नहीं चित नहीं था। जैसे ही सुनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वोच्च सेनापति किसको घोषित कर दिया गया है? महात्मा गांधी को घोषित कर दिया गया है। तो 1944 में रेडियो पर ये बोलते हुए कहते हैं कि गांधी जी को सर्वोच्च जो है कि संबोधन देते हैं और कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्र का पिता सबसे पहला महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगर आज का इतिहास रहता, आज का अगर राजनीति रहता तो सबसे ज्यादा गरियाता जो अध्यक्ष नहीं बनने दिया है।
बोलता तोरे कारण नहीं बने हैं। ई जो है कि आपको देखिए 5 साल बाद भी कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपिता कौन है, गांधी तुम हो, है ना। गांधी से ये आशीर्वाद लेते हैं कि भारत के मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। आप मेरा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम इस युद्ध में जो है कि आपको क्या रहे, शुभकामना दीजिए कि हम सफल जो है कि आपको रहे। गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस मांगते हैं, कब 1944 में मांगते हैं। ठीक है, आगे चलिए। रंगून रेडियो से बोला था सर। हाँ, रंगून के रेडियो से, बिल्कुल सही है। आगे सिंगापुर से ना, अगला क्या, नहीं सिंगापुर है ना, सिंगापुर के रेडियो संबोधन जो है कि आपको करते हैं, ठीक है, सिंगापुर से करते हैं। उसके बाद म्यांमार में वर्मा म्यांमार में, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, जापान की सेना द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जो अंडमान निकोबार जो अपना देश अभी देख रहे हैं आपको, कौन सा बंगाल की खाड़ी में जो दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है ना जी, वह जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना नहीं था, वह जापान का था। किसका था, जापान का था। किसका था, जापान का था। लेकिन जापान की सेना के द्वारा इनको दे दिया गया गिफ्ट में, किनको, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि जापान की सेना का यह द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस का सेना फ्री इंडियन सेंटर नाम की जो सेना थी ना, फ्री इंडियन सेंटर, यह जो है कि आपको मदद जो है कि आपको पहुंचाई थी। इसलिए गिफ्ट में कौन दे देता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान, यह जो है कि जापान की सेना जो है कि आपको दे देता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़िए, बोलते बताइए। उस समय सुभाष चंद्र बोस कोई सरकारी पद पर तो नहीं थे, तो ऐसे में उनको गिफ्ट मिला थी, पर्सनल गिफ्ट भी तो हो सकता था सर। हाँ, तो पर्सनली गिफ्ट न मानिए, लेकिन ये किसका नेतृत्व कर रहे थे, ये तो मानिए, तो अंतिम रूप से भारतीय जब बोल दिए कि हम अब ये जो है कि कूद गए, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए, देश के लिए कूदे ना, ऐसे गिफ्ट तो पर्सनली मान के जो है कि आपको मिला, है ना। उस सेना का जो है कि आपको समर्थन दिया है तो जो है कि पर्सनल मान के, लेकिन देश के लिए काम कर रहे थे तो बोले कि देश का हिस्सा हो गया ये, है ना, देश का हिस्सा हो गया। अब जरा सुनिएगा, जापान की सेना के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको क्या हुआ, गिफ्ट जो है कि आपको दिया गया, और यह गिफ्ट को सरकार को जो है कि सुभाष चंद्र बोस सौंप देते हैं। और जैसे ही जो है कि आपको मिलता है ना, इसका नाम जो है कि अंडमान का नाम रखते हैं, किसके नाम पर, अंडमान का नाम रखते हैं शहीद के नाम पर। किसके नाम पर, याद रखिएगा, अंडमान का नाम किसके नाम पर होगा, शहीद के नाम पर होगा। और निकोबार का नाम जो है कि आपको होगा स्वराज के नाम पर। निकोबार का क्या नाम होगा, स्वराज के नाम पर जो है कि आपको रखते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा जो है कि आपको मणिपुर में जो है कि आपको फहराया जाता है। और 1945 में जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना की हार हो जाती है, क्योंकि देखिएगा जापान बहुत ज्यादा अमेरिका को परेशान कर दिया था, पानी पानी पिला दिया था अमेरिका को। अमेरिका बोला कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो लास्ट में हमको क्या मारना पड़ेगा, परमाणु बम। और 1945 में उसी समय देखिएगा परमाणु बम का आविष्कार हो गया था, और इसी के साथ टेस्टिंग भी कर लिया जापान के साथ। क्या हुआ, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु हमला हुआ था। 6 अगस्त को कहाँ, हिरोशिमा हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हुआ था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है कि आपको किया गया था, है ना। 6 अगस्त वाला लिटिल बॉय था, 9 अगस्त वाला जो है कि फैटमैन था। कौन था, फैटमैन जो है कि आपको था। होता क्या है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना की हार हो जाती है, और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण जो है कि आपको करना पड़ता है। आत्मसमर्पण जो है कि करना पड़ता है हारने के बाद। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जो है कि जापान की ओर भागते हैं, और संभवतः यह जो है कि आपको ताइपे हवाई हमला में इनका क्या हो जाता है, विमान का दुर्घटना जो है कि आपको हो जाता है 18 अगस्त 1945। डेट याद रखिएगा, कितना तारीख को मृत्यु होता है, 18 अगस्त 1945 को इनको जो है कि आपको मृत्यु होता है। और इसी सेना पर जो है कि आपको एक मुकदमा चलाया गया था सुभाष चंद्र बोस की सेना पर, जिसे कहा जाता है लाल किला का मुकदमा। कौन सा किला का मुकदमा, लाल किला का मुकदमा। अब आइएगा लाल किला मुकदमा को सुनिएगा क्या क्या था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस के सिपाहियों को आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति जो है कि निष्ठा की शपथ तोड़ने के खिलाफ जो है कि आपको क्या करता है, लाल किला पर मुकदमा जो है चलाने का निर्णय जो है कि आपको लेता है। ठीक है, सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन जो है कि शुरू हो गया, कि हमारा देश का लोग था, हमारे जो है कि देश की आजादी के लिए अपना जो है कि समर्थन दिया था, इस पर काहे के लिए मुकदमा चलेगा। इसलिए पूरा देश में क्या हो गया, समूचा देश में जो है कि आपको आंदोलन शुरू हो गया इनके विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में। और कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज को राहत तथा जांच जो है कि आपको समिति का गठन जो है कि करने का बात जो है कि आपको कहा है। और बचाव पक्ष में जो है कि आपको वकीलों का एक टीम भेजा जाता है, जिसमें नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, भोला भाई देसाई कर रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज के सेना को बचाने के लिए एक जो है कि आपको एडवोकेट को, वकील को भेजा जाता है,
वकीलों का समूह का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? भूला भाई देसाई कर। भूला भाई देसाई जो है कि आपको प्रमुख होते हैं, और उनके साथ में तेज बहादुर सप्रू भी जो है कि आपको रहते हैं, काटजू भी रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी रहते हैं। यह सब जो है कि आपको आजाद हिंद फौज के सेना के लिए जो है कि आपको क्या करते हैं? कोर्ट रूम में जो है कि आपको बहस करते हैं। क्या करते हैं? बहस जो है कि आपको करते हैं। उसके बाद आएगा बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन 1945 में। बेबेल योजना कब आएगा? 1945 में आएगा। अब आएगा कहानी में और थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मजा आएगा। थोड़ा सा 45 से 47 तक के खबर में चलते हैं, थोड़ा सा आइए अब और मजा आएगा। सुनिएगा, होता क्या है कि 1947 में निलिथगो को जो है कि अब वापस बुला लिया जाता है ब्रिटेन। निलिथगो को बुलाकर जो है कि भारत का वायसराय बनाकर किसको भेज दिया जाता है? बेबेल को बोला जाता है कि बेबेल अब तुम जाओ। अब भारत का वायसराय कौन बनेगा? बेबेल जो है कि आपको बनेगा। निलिथगो बनेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन रहता है? निलिथगो रहता है। कौन रहता है? निलिथगो जो है कि आपको रहता है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, निलिथगो था। लेकिन 1945 में शिमला सम्मेलन के समय कौन रहता था? शिमला सम्मेलन के समय रहता है बेबेल। यही क्वेश्चन पूछता है, बेबेल जो है कि आपको रहता है। सुनिएगा आगे, बेबेल को वायसराय बनाकर जो है कि भारत भेजा जाता है, और इस समय भारत की स्थिति जो है कि अत्यधिक तनावपूर्ण रहती है। 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा बेबेल योजना को प्रस्तुत किया जाता है, और यह प्रावधान अधोलिखित है, मतलब बहुत सारा इसमें प्रावधान दिया जाता है। क्या क्या प्रावधान है बेबेल योजना में, उस प्रावधान को सुनिएगा। इस बेबेल के इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने हेतु जून 1945 में शिमला में क्या बुलाया जाता है? शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाता है, ठीक। और इस सम्मेलन में 21 भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि बेबेल योजना के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला सम्मेलन में कौन भारतीय नेता कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हैं? कौन लेता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको लेते हैं। क्लियर हो गया। और एक बात याद रखिएगा कि यह हिस्सा जो है कि आपको आजाद लेते हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें अली जिन्ना लेता है। कौन लेता है मुस्लिम लीग की तरफ से? अली जिन्ना जो है कि आपको भाग लेता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस समय गांधी शिमला में होते हुए भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। गांधी शिमला में होते हुए भी इस सम्मेलन में क्या नहीं लेते हैं? भाग जो है कि आपको नहीं लेते हैं, ठीक ना। भाग जो है कि आपको नहीं लेते हैं, इस सम्मेलन में होते हुए भी भाग नहीं लेते हैं। आगे सुनिएगा, एक होता है नौसेना का सिपाही विद्रोह होता है, ये फरवरी 1946 में होगा। कब होगा? फरवरी 1946 में जो है कि आपको नौसेना का विद्रोह जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा, अगला मिशन है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन अंतिम मिशन आएगा। आप सुनिएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है कि आपको भारत पहुंचता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया है, और 24 मार्च 1946 को कौन सा मिशन आया? भारत कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो है कि 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था कैबिनेट मिशन? 3 सदस्य। कितने सदस्य था? 3 सदस्य था। 3 गो सदस्य था इसमें था। एक था स्टुअर्ट क्रिप्स था, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर था, तीसरा जो है कि आपको पैथिक लॉरेंस था। कौन कौन था? 3 गो। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स। स्टुअर्ट क्रिप्स जो है कि आपको था, पैथिक लॉरेंस था, और एबी अलेक्जेंडर जो है कि आपको था। सुनिएगा, आगे सुनिएगा। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करना है। मतलब कैबिनेट मिशन आया है किसके लिए? भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए जो है कि मिशन आया गया है, भारत आया है। और यथाशीघ्र ही एक जो है कि कार्यपालिका तैयार करना तथा भारतीय सरकारों को हेतु है ना आवश्यक प्रबंध करना इसका उद्देश्य होगा। और कैबिनेट मिशन का मुख्य जो है कि आपको प्रावधान निम्नलिखित था। आइएगा, प्रावधान क्या क्या था कैबिनेट मिशन का, इसको जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहला बोलता है कि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान का मांग जो है कि आपको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बहुत बड़का यहाँ पर पॉइंट हो गया है कि जहां पर वहां क्रिप्स मिशन में बोला गया कि जो अगर शामिल भारत में नहीं होना चाहता है वो एक पृथक राज्य बना सकता है, देश बना सकता है। वही चीज को यहाँ पर खारिज कर दिया। किसको खारिज कर दिया? कैबिनेट मिशन ने जो है कि बोला कि पाकिस्तान के मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो पूछता है कि किसने पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया? वह मिशन कौन सा है? तो वह मिशन है आपका कौन सा? कैबिनेट मिशन है। पहला स्टेप। दूसरा नंबर का पॉइंट सुनिएगा, क्या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है? ब्रिटिश सरकार तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेश मामले तथा संचार साधनों को देखभाल करे तथा उसके लिए आवश्यक जो है कि आपको कर जो है कि आपको लगाए। यह जो है कि आपको बोला गया, मतलब नियम कानून बनाना चाहिए, ये बोला गया। तीसरा नंबर का पॉइंट बोला गया कि प्रति 10 लाख के जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जो किसमें शामिल होगा? संविधान सभा में शामिल होगा। जो किसमें शामिल होगा? संविधान सभा में शामिल होगा। तो देखिएगा
उस समय भी पूछता है कि संविधान सभा में कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को शामिल किया जाता 10 था? लाख 10 लाख की जनसंख्या पर जो है कि आपको शामिल किया जाता था। और बोला गया कि कैबिनेट मिशन एक अंतरिम जो है कि सरकार का गठन का जो है कि आपको क्या किया, अंतरिम सरकार का गठन का एक सुझाव दिया कि आप लोग मिलकर एक क्या बना लीजिए, अंतरिम सरकार जो है कि आपको बना लीजिए, अंतरिम सरकार जो है कि आपको बना लीजिए। आगे चलते हैं, संविधान सभा का चुनाव कब होता है? संविधान सभा का चुनाव 1946 में संविधान सभा का चुनाव जो है कि आपको होता है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि आपको चुनाव हुआ है और इसमें से 296 सीटों पर से जो है कि आपको चुनाव होता है और 296 सीट में से जो है कि 208 सीट जो है कि आपको कौन जीत जाता है? कांग्रेस जीत जाता है। कौन जीतता है 296 में से 208? कांग्रेस। और बचा हुआ जो है कि आपको 73 सीट जो है कि आपको कौन जीतता है? 73 सीट जो है कि आपको जीतता है मुस्लिम लीग। कौन जीतता है? मुस्लिम लीग जो है कि आपको जीतता है। और 15 सीट छोटे छोटे समूह जो है कि आपको प्राप्त कर देते हैं, 15 गो सीट इसमें से जीत जाते हैं। ठीक, इस तरह मुस्लिम लीग की यह जो है कि आपको पूर्णतः जो है कि अक्षांति हो गई और यह जो है कि आपको 29 जून 1946 को, जैसे ही चुनाव हारता है, कम सीट आता है, वैसे ही यह किसको जो है कि बहिष्कार कर देता है? अस्वीकार कर लेता है कैबिनेट मिशन योजना को। कैबिनेट मिशन योजना को क्या कर देता है? अस्वीकार कर लेता है। कौन अस्वीकार कर देता है? मुस्लिम लीग अस्वीकार जो है कि कर देता है कि यह सही योजना लेकर नहीं आया, इसको अस्वीकार हम करते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। आगे होता है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त का डेट याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1275 पीटी का क्वेश्चन पूछा गया है। 23 सीट एक्साइज का क्वेश्चन पूछा गया है। 1799 बिहार दरोगा पीटी का क्वेश्चन पूछा गया। 3 गो दरोगा में ये सेम सवाल पूछा गया है और इस बार के दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 16 अगस्त 1946। कितने तारीख है? 16 अगस्त 1946, है ना। 15 अगस्त को याद रखिएगा आजाद हुआ था हमारा, है ना। और उसके एक दिन बाद याद रखने के लिए, ऐसे 46 का चल रहा है, 47 में आजाद हुआ था, ठीक ना, 47 में हुआ था। क्लियर है? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तारीख को? कितना? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को जो है कि आपको 3 बार ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है, चौथा बार भी पूछेगा। इस बार 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, हर हाल में पूछेगा। ठीक है, आगे चलिएगा। उसी समय देखिएगा, उसी समय जो है कि आपको नुआखली में क्या हो जाता है? नुआखली में जो है कि आपको हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाता है। हिंदू मुसलमान का दंगा जो है कि आपको हो जाता है और दंगा में ब्रिटिश सेना जो है कि उस दंगा को संभाल नहीं पाता है। तो ब्रिटिश सेना नहीं संभाल पाता है तो ब्रिटिश को जो है कि आपको बोलता है गांधी को कि गांधी आप इस आंदोलन को संभाल, अगर आप हिंसक आंदोलन को संभाल सकते हैं तो आप ही आइए, इसको संभालिए, नहीं तो ये विश्व से विस्तार जो है कि आपको हो जाएगा। और होता क्या है कि इसी समय महात्मा गांधी नुआखली जाते हैं और नुआखली जाते हैं तो महात्मा गांधी को जैसे ही सब देखता है वैसे ही ये आंदोलन जो है कि दंगा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और जैसे ही ये दंगा शांत होता है वैसे ही माउंटबेटन जो है कि क्या करता है? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा उपाधि जो है कि महात्मा गांधी को देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, है ना। महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसने कहा था? तब हो जाएगा माउंटबेटन। तब कौन कहा था? माउंटबेटन जो है कि आपको कहा था, है ना। जाकर आंदोलन को ये शांत करवा देते हैं वहां पर, है ना। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। और 11 अगस्त 1946 को अस्थायी बैठक होता है और अस्थायी बैठक में अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? राजेंद्र बाबू को जो है कि आपको बना दिया जाता है। और इस समय प्रारूप समिति का भी गठन होता है और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का क्या बना दिया जाता है? हेड जो है कि आपको बना दिया जाता है। आपसे पूछेगा अंतरिम सरकार का गठन में कौन कौन मंत्री किसके पास था, जरा लिस्ट सुन लीजिएगा। पहला है राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामला होता है उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। दूसरा पूछेगा सूचना गृह और प्रसारण मंत्रालय किनके पास होता है? सरदार पटेल के पास। किसके पास? सरदार पटेल के पास। तीसरा पूछेगा रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास होता है। किसके पास होता है? बलदेव सिंह के पास। एगो सवाल फिक्स है, आगे चलते। उद्योग और नागरिक आपूर्ति बोलेगा जॉन मथाई के पास। किसके पास? जॉन मथाई के पास जो है। शिक्षा और कला मंत्री बोलेगा सी राजगोपालाचारी के पास। किसके पास? सी राजगोपालाचारी के पास। और पूछेगा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय एससी भाभा के पास होता है। होमी जहांगीर भाभा के पास जो है क्या आपको होता है। रेलवे और परिवहन मंत्रालय आसफ अली के पास होता है। किसके पास? अरुणा आसफ अली के पास होता है। और श्रम मंत्रालय की बात करेंगे जगजीवन राम के पास होता है। किसके पास? मंत्रालय जगजीवन राम के पास होता है। आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग का भी इसमें कुछ सदस्य शामिल होता है इसके अंतरिम मंत्रिमंडल में। इसमें सुन लीजिएगा लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्रालय।
कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास। आई चंडीगढ़ के पास जो है कि वाणिज्य मंत्रालय। आई चंडीगढ़ के पास कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय होगा। और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? विधि मंत्रालय। और गजाफर अली खान के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय। और अब्दुल रब नस्तर के पास डाक और वायु मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? डाक और वायु मंत्रालय। अंतरिम मंत्रिमंडल समाप्त होता है। आइए एटली की घोषणा को देखते हैं 1947 में। एटली की घोषणा जो है कि 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली की घोषणा होती है। उस समय प्रधानमंत्री कौन होता है? क्लेमेंट एटली होता है। सुनिएगा, ब्रिटिश में श्रमिक जो है कि आपको दल के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक क्या हो जाएगा? जून 1948 तक भारतीयों को आजाद कर दिया जाएगा। कब का डेडलाइन फिक्स किया जाता है? डेट याद रखिएगा, डेडलाइन कब का है? 1948। मतलब बोला गया था कि हम लोग अंतिम रूप से अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब तक निकल जाएंगे तो जून 1948 तक हम लोग निकल जाएंगे भारत को छोड़कर। ठीक है, ये बोल दिया जाता है। याद रखिएगा 1948 वाला कहानी को। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। एटली जो है कि आपको लॉर्ड बेवेल को जो है कि आपको बुला लेता है, बोलता है कि तुम आ गया है, अब तुम आओ, ब्रिटेन आओ। अब नया एक वायसराय को भेजेंगे जिसका नाम होगा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। किसका होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कि बोला जाता है कि जाओ, इस बार तुम अंतिम वायसराय बन के जो है कि जा रहे हो भारत में, और इसके बाद हम लोग आ ही जाएंगे, है ना, इसलिए तुम इस बार अंतिम वायसराय बन के जा रहे हो। तो यो बेचारा खुशी खुशी एकदम भारत आता है, एकदम नो टेंशन का, कोई टेंशन नहीं है, इस सबको क्या करना, सरकार का गठन करवाना, उसके बाद इसको छोड़ के जाना है। ये अपने पूरे फैमिली के साथ जो है कि आपको आता है भारत जो है कि रहने के लिए। कौन आता है? माउंटबेटन जो है कि आपको आता है। देखिएगा, अब आएगा माउंटबेटन योजना आएगा। अब कौन आएगा? माउंटबेटन जो है कि आपको योजना आएगा। कहे कि अब भारत का वायसराय कौन बन गया? अभी माउंटबेटन जो है कि आपको बन चुका है। आइएगा, माउंटबेटन योजना की बात करेंगे। माउंटबेटन योजना को ही 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। किस योजना के नाम से जानते हैं माउंटबेटन योजना को? 3 जूनी योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, सुनते चलिएगा। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था यथाशीघ्र भारत को पूर्ण जो है कि स्वतंत्रता देना तथा लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत जो है कि माउंटबेटन ने, है ना, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि विभाजन एकमात्र ही विकल्प है। मतलब भारत और पाकिस्तान को अगर बांटना एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प जो है कि आपको नहीं है। अंततः 20 फरवरी 1947 को एटली के, है ना, वक्तव्य के दायरे को भस्म जो है कि आपको करते हुए विभाजन का एक योजना जो है कि आपको तैयार करता है। और कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन योजना को स्वीकार जो है कि कर लिया। परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन के पक्ष में नहीं थे। गांधी बोलते थे कि हमको विभाजन नहीं चाहिए। अगर विभाजन होगा, कांग्रेस अगर विभाजन करती है तो मेरे मरने के बाद ही जो है कि विभाजन होगा। लेकिन पाकिस्तान का मांग था कि हमको एकदम अलग ही अलग चाहिए, हमको इसके साथ नहीं रहना है, भारत के साथ जो है कि आपको नहीं रहना है ना। अंततः कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया। परंतु गांधी जी इसका जो है कि आपको क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि यदि सारा भारत भी आग के लपेट में घिर जाता है फिर भी पाकिस्तान जो है कि आपको नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन करना चाहती है तो वो मेरे मृत शरीर के ऊपर से ही जो है कि आपको होगा। मैं जब तक जीवित हूं विभाजन जो है कि आपको नहीं हो सकता। और यही सब निर्णय ना, गांधी का कुछ खराब निर्णय या अच्छा निर्णय जो भी आपके नजर में होगा बोलिएगा, यही सब निर्णय को देखते हुए, कुछ टैक्स के पैसा को देखते हुए, है ना, इनको जो है कि गांधी को कौन गोली मार देता है? नाथूराम गोडसे जो है गोली मारता है। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं, अब हम विभाजन चाहते हैं। मतलब अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले क्या कि अब जिन्ना क्या चाहता है उससे मतलब नहीं है, अब हम ही विभाजन चाहते हैं कि हम तुमको अलग क्या है, अलग बांट के जो है कि आपको देंगे। और अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ जो है कि सत्ता हस्तांतरण की भी एक योजना को क्या किया? प्रस्तुत किया। और इसी योजना को हम लोग कहते हैं 3 जूनी योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? 3 जूनी योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पंजाब और बंगाल में
हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में, है ना, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग जो है कि बैठक बुलाई जाए और उनके प्रतिनिधित्व को निश्चित जो है कि आपको करना है कि प्रांतः व विभाजन से हो या नहीं, मतलब वो विभाजन में है या नहीं है ना, यह जो है कि आपको बोला गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिला में जनमत संग्रह द्वारा जो है कि पता लगाया जाएगा कि वह भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं, मतलब भारत वाले में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान वाले में जाना चाहते हैं। खान बहादुर गफ्फार खान ने सीमांत गांधी से कहा जाता है। खान बहादुर गफ्फार खान को कौन सा गांधी? सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाले इनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे जो है कि क्या कर दिया, भेड़ियों के आगे जो है कि आपको फेंक दिया। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में सुनिएगा। यह 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में जो है कि विभाजित हो जाता है और यह 14 अगस्त 1947 को जो है कि आपको क्या होता है, 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलता है। किसको? जन्म होता है आपका एक राष्ट्र का जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पहले जो है कि गवर्नर किसको बनाया जाता है? पहला गवर्नर जो है कि किसको? जिन्ना को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? जिन्ना को जो है कि आपको बनाया जाता है ना। जिन्ना को जब बनाया जाता है उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को कुल रियासत जिसमें जूनागढ़ जम्मू कश्मीर है ना अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि हमरा ना भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, हमरा क्या चाहिए, हम अलग ही रहेंगे, हम अलग ही रहेंगे, अलग स्वतंत्र जो है कि आपको रहेंगे। कौन कौन? जूनागढ़ बोलता है और जम्मू कश्मीर बोलता है, ठीक ना। तो जूनागढ़ को देखिएगा फरवरी 1948 में देखिएगा क्या होता है, जनमत संग्रह के आधार पर जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है, भारत में जो है कि आपको मिला लिया जाता है। और हैदराबाद को जो है कि आपको ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत जो है कि आपको क्या करता है, भारत में जो है कि आपको मिला दिया जाता है। 13 सितंबर 1948 को है ना मिलाया जाता है। और जम्मू कश्मीर को देखिएगा जब पाकिस्तान उधर से हमला करता है तो दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंचते हैं वहां के राजा, अब बोलते हैं कि हमको बचा लीजिए नहीं तो पूरा जो है कि सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि आपको बोलते हैं कि पहले आप साइन कर दीजिए तब हम आपको बचाने के लिए जाएंगे। और यही साइन कब होता है? जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर 1948 में किया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है कि आपको भारत का अंग जो है कि आपको बनाया जाता है, ठीक ना, बनाया जो है कि आपको जाता है। आपसे ऊपर में क्या बताए थे कि कब तक की योजना थी कि जो है कि ब्रिटिश कब तक बोले थे कि हम भारत छोड़ देंगे, कब तक बोले थे भारत छोड़ देंगे? 1948 में जो है कि आपको बोले थे कि छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ कब देता है? 47 में। कब छोड़ देता है? 47 में जो है कि आपको छोड़ देता है। बहुत सारा इसके बीच जो है कि आपको कारण होता है, उस कारण पे कभी और चर्चा कर देंगे क्या कारण था। आगे चलते हैं। आजादी जो है कि आपको भारत का मिल गया और इसी के साथ आपका क्या हो गया, आपका खत्म हो गया है मॉडर्न इतिहास। क्या हो गया है? मॉडर्न इतिहास खत्म हो गया है। अब जो आगे आएगा चैप्टर उसका नाम होगा गवर्नर जनरल वायसराय और उसके समय में किया गया कार्यकाल, है ना, उसके समय में क्या क्या कार्य हुआ है ये सब के बारे में जो है कि आपको होगा अगला, है ना, अगला होगा ये सब के बारे में, कौन सा गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या कार्य हुआ है। आगे चलते हैं। सबसे पहला गवर्नर का लिस्ट खोलते हैं, खोल लीजिएगा पीडीएफ। सबसे पहला गवर्नर का लिस्ट होगा रॉबर्ट क्लाइव। किसका लिस्ट होगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का लिस्ट जो है कि आपको देखते हैं 1757 से लेकर 1948 तक के गवर्नर जनरल के कार्यखंडों को जो है कि आपको देखते हैं। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के समय किस युद्ध लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको लड़ा गया था। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल के समस्त अधिकार क्षेत्रों के लिए 2-3 नए उप दीवान की नियुक्ति किया गया था। बिहार के लिए जो है कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए रजा सिताब राय को और उड़ीसा के लिए जो है कि आपको राय दुर्लभ को जो है कि आपको नियुक्त किया गया था। और बंगाल में द्वैत शासन का जनक जो है कि किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको माना जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको माना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको क्या होता है? श्वेत जो है कि आपको विद्रोह जो है कि आपको होता है। और 60 से 65 बोला ना, 65 में जो है कि आपको देखिएगा 65 में इलाहाबाद की संधि किसके समय में होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको होता है। और अवध के नवाब और सिराजुद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच किसका संधि होता है? इलाहाबाद 12 अगस्त और 16 अगस्त को। 12 अगस्त और 16 अगस्त को। सब तो हो गया है। ये सब का जो है कि अब जो भी आएगा ना सब रिकॉल होते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब मैटर पे पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलिए सर। अगला देखिएगा, अगला आएगा वेंसीटाट। कौन आएगा? वेंसीटाट। वेंसीटाट रहेगा 60 से लेकर जो है कि 64 तक वेंसीटाट रहेगा। और इस वेंसीटाट के समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बक्सर की लड़ाई जो है कि किसके समय में होती है? बक्सर की लड़ाई
बेंसीटाट के समय में। बेंसीटाट। किस गवर्नर जनरल के समय में होता है? बेंसीटाट के समय में बक्सर की बेंसीटाट। लड़ाई होता है। और अगला बोलता है कि ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में होती है? तो ये भी बेंसीटाट के शासनकाल में जो है कि आपको, नहीं बेंसीटाट नहीं, 56 है ना, 56 में जो है कि यस आपको सर। बेंसीटाट नहीं होगा, इसमें तो कोई होबे नहीं करेगा, बेंसीटाट भी होबे नहीं नहीं होगा करेगा इसमें, इसमें। 20 है जून ना, इसमें तो कोई 1756 नहीं में होगा। आया। हाँ, 1756 में कोई नहीं होगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय पूछता है कि आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है बक्सर की लड़ाई के हेक्टर समय? मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है कि आपको कर रहा होता है। आगे चलते हैं, बेंसीटाट के बाद आएगा कार्टियस आएगा। कार्टियस जो है कि 1759 से 69 से लेकर 72 तक जो है कि आपको 72 तक रहेगा, आता है। और इसके समय बंगाल में जो है कि अकाल पड़ेगा। उसके बाद 72 से लेकर फिर से 74 तक वारेन हेस्टिंग्स आएगा। कौन आएगा? वारेन हेस्टिंग्स जो है कि वारेन आपको हेस्टिंग्स। आएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होता है? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स जो है कि वारेन आपको होता है। हेस्टिंग्स। और बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कौन कर देता है? बंगाल में द्वैत शासन वारेन को समाप्त हेस्टिंग्स। वारेन वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स जो है कि आपको करता है। और लगाया था कलाइव, 1772 खत्म ईस्वी, करता है हेस्टिंग्स। हाँ लगाया था क्लाइव और खत्म किया था वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको खत्म करता है। और 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना भी किसके शासनकाल में किया जाता है? उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल। जनरल जो है कि आपको बना दिया जाता है। और इसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है वो बनता है आपका कौन? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स वारेन बनता है। हेस्टिंग्स। आइए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और कहानी सुनिएगा। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी होता है। किसके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में मदरसा की स्थापना भी किसके शासनकाल में? मदरसा की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको मदरसा की स्थापना जो है कि आपको की जाती है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, 1775 से लेकर 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो सलवाई की संधि के साथ समाप्त होता है, ये भी किसके शासनकाल में होता है? वारेन हेस्टिंग्स। आंग्ल वारेन मराठा, हेस्टिंग्स। ये भी जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि आपको, यह जो है कि आपको होता है किसके संधि? मंगलोर की संधि के साथ समाप्त जो है कि आपको होता है। ये भी किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कि किसके शासनकाल में किया है? ये भी क्या है? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको किया है ना। और चार्ल्स बिल्किंस ने जो है कि आपको किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है? इसका किसका? गीता का। किसका अनुवाद किया है? गीता का जो है कि आपको अनुवाद किया है। भगवत और ये भी किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको समय में किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कोषागार, जहां पर पैसा रखा जाता था, जहां पर खजाना रखा जाता था, उसको कोषागार कहा जाता था। कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहां पर हस्तांतरित कर दिया गया? फिर कोलकाता हस्तांतरित जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। कोलकाता जो है कि हस्तांतरित कर दिया गया। और इसी के शासनकाल में अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद जो है कि आपको किया गया था। किसके शासनकाल में? इसी के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में सुनिएगा, थोड़ा सा और बात लिखा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स अपने स्वदेश जब लौटता है, इंग्लैंड जब लौटता है, तो एडम्स जो है कि वक्र के द्वारा जो है कि इस पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया मुकदमा जाता चलाया है जाता ना। है। वर्क चलाता है। महाभियोग चलाया जाता है, यही जो है कि वर्क चलाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे दरोगा में पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ जो है कि आपको मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है कि आपको क्या चलाया गया था? मुकदमा जो है कि चलाया जाता है। लेकिन बाद में जाकर ये आरोप मुक्त हो जाता है, आरोप इस पर सिद्ध नहीं हो पाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी समय दो और जो है कि आपको बोलेगा, एगो नंद कुमार नाम का एक बंगाली था, है ना, बंगाली था, जिसने जो है कि झूठा आरोप पूरा लगाकर जो वहाँ है कि के आपको क्या वकीले होता को है, खरीद लेता है, जजे को खरीद है ना, लेता है, इतना सारा पैसा पूरा रहता है जो इसके पास। है ना, बहुत ज्यादा। तो पूरा जो शुरुआती से रहता है ना, इसलिए पूरा पैसा इसे एगो कर्मचारी के तौर पे आता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, कंपनी का एक कर्मचारी के तौर पे भारत आता है। लेकिन भारत में इसके काम काज को देखते हुए इसे भारत का जो है कि बंगाल का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर अंतिम, और गवर्नर जनरल बंगाल का जो है कि आपको पहला बना दिया जाता है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है कि आपको बंगाल का बना दिया जाता है। नंद कुमार नामक जो है कि आपको बंगाली ने झूठा आरोप लगाकर फांसी की सजा जो है कि इनको सुनाई गई थी। और 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। कहां पर? कलकत्ता में जो है कि आपको किया जाता है। और कलकत्ता में जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उसका मुख्य न्यायाधीश किसको? सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। किसको? सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। और अन्य तीन न्यायाधीश की बात करेंगे, चेस्टर, नेस्टन और हाइडे को अन्य तीन न्यायाधीश जो है कि आपको बनते हैं। आगे चलिएगा, अगला जो होगा वो होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। कौन होगा? कॉर्नवालिस होगा। डायरेक्टर कॉर्नवालिस का उसी के टाइम में ना बनता सर, क्या? कंट्रोलर और डायरेक्टर। सर हम्म। घेरे की
1784 में ना। हाँ तो ये तो एक्ट में पॉलिटी गोलघर जब भी पढ़ाए बना था हुए हैं इसी में। वहां पर तो पढ़ाए किए हैं ये सब चीज। एक्ट अब एक्ट गोलघर इनको भी यहाँ बना था खोजिएगा, इसी में। अब एक्ट को यहाँ खोजिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दीजिए, तो फिर पॉलिटी में क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, है ना। या तो पॉलिटी में पढ़ लीजिए, नहीं तो इस वाले में पढ़ लीजिए। तो ऑलरेडी पॉलिटी में हम करवा चुके हैं एक्ट सारा। 1947 तक का जो भी सारा एक्ट हुआ था सब करवाए हुए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस पे आता है, इसमें हम खाली फोकस कर रहे हैं गवर्नर जनरल उसके कारणों में जो हुआ है काम, उस पे खाली फोकस कर रहे हैं। गोलघर इसी के शासनकाल में बना था सर। जॉन गॉस्टिन के जो है कि निर्देशन में गोलघर का निर्माण जो है कि आपको किया गया था। किसके शासनकाल में? यही हेस्टिंग्स के 84 वारेन में है। हेस्टिंग्स के शासनकाल में, है ना, 84 में हुआ। ठीक तो है, 84 में कॉर्नवालिस हुआ के है। समय में पूरा हुआ। हाँ कॉर्नवालिस में जो है कि आपको पूरा कर देगा। ठीक है, देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से सवाल क्या क्या निकलता है, सवाल सुनिएगा। सबसे पहला बोलता है कि जिला का समस्त जो है कि अधिकार किसके हाथों में दे दिया गया? कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। किसके समय में दे दिया गया? कॉर्नवालिस के समय में दे दिया गया। सिविल सेवा का जनक पूछता है कौन है सिविल सेवा का जनक भारत में? कॉर्नवालिस है। अब बोलेगा कि सिविल सेवा का परीक्षा भारत में 1923 में सबसे पहला कहाँ पे आयोजित करवाया गया था? सबसे इलाहाबाद सर। इलाहाबाद में किया गया था। हाँ आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। अब पुलिस सेवा का भी जनक बोलेगा तो कौन है? पुलिस सेवा का भी जनक भी कॉर्नवालिस जो है कि आपको होता है। कॉर्नवालिस कोड जो है कि आपको किसने जो है कि आपको लाया था? तो कॉर्नवालिस ने जो है कि आपको लाया था। कब? 1793 में। कब लाया? 1793 में जो आपको लाया है। अस्थायी बंदोबस्ती का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती का जन्मदाता था। और दास प्रथा पर रोक जो है कि 1789 में कौन लगाया था? कॉर्नवालिस लगाया था। और कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर था जिसकी समाधि कहाँ पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा। उसके बाद आएगा कॉर्नवालिस के बाद आएगा सर जॉन सॉर। कौन आएगा? सर जॉन सॉर जो है कि आपको आएगा। सर जॉन सॉर का शासनकाल सर जॉन सोरे ने। हाँ योजना बनाया था सर जॉन सॉर। ये तो क्वेश्चन आया दरोगा में। 1793 से लेकर 98 तक जो है कि आपको सर जॉन सॉर जो है कि आपको रहेगा। और 1793 का चार्टर एक्ट इसी के शासनकाल में जो है कि आपको लॉन्च किया जाएगा। और मैसूर के खिलाफ, है ना, प्रति हस्तक्षेप की नीति जो है कि आपको किसने अपनाया था? सर जॉन सॉर ने जो है कि आपको अपनाया था। और निजाम और मराठों के बीच जो है कि खुर्दा की लड़ाई 1795, याद रखिएगा खुर्दा की लड़ाई कब होता है? 1795 में जो खुर्दा की लड़ाई होता है उस समय कौन था? सर जॉन सॉर था, है ना। सर जॉन सॉर जो है कि आपको था। निजाम मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला आएगा जॉन सॉर के बाद आएगा लॉर्ड वेलेस्ली आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड वेलेस्ली आएगा। वेलेस्ली की बात करेंगे 1798 से लेकर जो है कि आपको 1805 तक रहेगा। कौन? वेलेस्ली जो है कि आपको रहेगा 1805 तक वेलेस्ली रहेगा। और वेलेस्ली के समय जो है कि आपको देखिएगा सहायक संधि की बात करेंगे। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? आवाज किसी का रहा है सर? पता नहीं, अब आप फिर में से किसी सोया? अरे सो गया है कोई। कौन सो गया? एक मिनट रुके चेक कर लेते हैं। मुन्ना जी सो गए हैं, वो नींद मार रहे हैं। लॉर्ड एलन बरून था सर दास प्रथा को प्रतिबंध लगाने वाला। हाँ दास प्रथा पर एलन था 43 में। 43 कौन सा दास प्रथा बता रहे थे सर? और अंत किया था, ये रोक लगाया था। अंतर नहीं है क्वेश्चन में, आपको नहीं देख रहा है? रोक और अंत लगाने में अंतर नहीं है। ये रोक लगाया है और अंत किया। दास प्रथा का अंत हुआ है, ये रोक लगाया है। प्रश्न में अंतर है हल्का सा। अगर रोक अंत में खेल देगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। जज्बात बदलेगा तो आंसर भी बदल जाएगा। ठीक ना, है ना। मारने का प्रयास और मार दिया गया, दोनों में अंतर नहीं है कि, है ना। मारने का प्रयास तभी जिंदा भी तो हो सकता है ना। अब मार दिया गया मतलब मर गया, काम खत्म है उसका। आगे चलते हैं, वेलेस्ली पे थे ना। सहायक संधि का जनक जो है कि आपको कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि आपको था सहायक संधि का जनक। और सहायक संधि के तहत जो हथियाने वाला पहला राज्य था वो था आपका कौन? हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में। दूसरा जो है कि मैसूर था 1799 थे। फिर रिपीट हो रहा है, बंद कीजिए। तीसरा जो है कि आपको तंजौर है 1799 में। और चौथा जो है कि आपको अवध है 1801 में। और पांचवा जो है कि आपको पेशावर होगा। कौन है? पेशावर जो है कि आपको होगा। आगे किनका रिपीट है? वो सब बंद कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वेलेस्ली जो है कि आपको, है ना, वेलेस्ली जो है स्वयं को क्या कहते थे? अपने आप को बंगाल का जो है कि नवाब जो है कि आपको कहा जाता है। बंगाल का शेर जो है कि आपको कहा जाता था। ऐसा विलेज था कि खुद को जो है कि आपको बंगाल का शेर बताने लगा था, है ना। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1799 में टीपू की हत्या हो गई थी, वह किसके शासनकाल में हुआ था? वो भी हुआ था वेलेस्ली के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। और दूसरा नंबर का आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच चलता है। किसके शासनकाल में? ये भी चलता है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में जो है
कि बिजली आपको के चलता कारण है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होता है, ये भी किसके शासनकाल में 1800 होता में है? ये होता है बिजली के कारण 1800 बिलेजली के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, बिलेजली के बाद कौन आएगा? सर जॉर्ज बार्लो आएगा। कौन आएगा? बार्लो आएगा। और सर बार्लो का बार्लो शासनकाल होगा 1805 से लेकर 7 तक रहेगा। कब से लेकर कब तक रहेगा बार्लो का 5 से शासनकाल? 7 5 से लेकर 7 तक जो है कि आपको रहेगा। और बार्लो के समय जो है कि आपको वेल्लोर का कौन सा विद्रोह होगा? वेल्लोर का 1806 का सिपाही विद्रोह बिल्लौर का सिपाही विद्रोह जो है कि आपको होगा आपका बिल्लौर के शासनकाल, बार्लो के शासनकाल में 1806 में होगा। बार्लो के बाद आएगा मिंटो प्रथम आएगा, 7 से लेकर जो है कि आपको 13 तक रहेगा। कौन? मिंटो प्रथम जो है कि आपको मिंटो रहेगा। प्रथम और इसी मिंटो प्रथम के शासनकाल में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में होती है। कब होती है? 1809 में होती है। किसके शासनकाल में? 25 लॉर्ड अप्रैल मिंटो प्रथम के 1809 साथ। हाँ, मिंटो प्रथम के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। मिंटो के बाद आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा, 1813 से लेकर 23 तक रहेगा। 13 कब से लेकर कब तक रहेगा? 13 से 23 तक जो है कि आपको रहेगा। और इसके समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो है कि आपको होता है 1814 से लेकर 16 में नेपाल युद्ध होता है। 16 और तक 1816 में देखिएगा तो एक संधि होता है, जिस संधि का नाम है सुगौली की संधि। सुगौली किसकी संधि? सुगौली सुगौली की संधि। सुगौली पूछेगा सुगौली की संधि कब जो है कि आपको होती है? सुगौली की संधि 1816 1816 में जो है कि आपको सुगौली की संधि जो है कि आपको होती है। और एक नदी को एक जो है कि आपको रूपरेखा बनाया जाता है। कौन सी नदी को रूपरेखा बनाया जाता है सुगौली की संधि में? काली नदी को, है ना? काली नदी को काली नदी को जो है कि आपको बनाया जाता है। आगे चलिएगा, हेस्टिंग्स के शासनकाल में दूसरा जो काम आता है आंग्ल आंग्ल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब से लेकर कब तक होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1816 से लेकर 1819 तक के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि आपको लड़ा जाएगा, है ना? 17-18 ठीक, 17-18। आगे चलते हैं, उसके बाद सुगौली की संधि के तहत जो है कि आपको देखिएगा यह किसके? सुगौली की संधि के समक्ष जो है कि आपको, है ना, मैक्सन ऑफ जो है कि आपको हेस्टिंग्स का जो है कि उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है कि आपको दिया जाता है। और पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में होता है? पिंडारियों का दमन ये भी जो है कि आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना जो है कि किसके सहयोग से किया जाता है? ये भी किया जाता है आपको 26 में हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि किया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट पानी पी ले। आगे आइएगा, कहां तक थे हम लोग? पिंडारियों का दमन था ना, डेविड हेयर का कॉलेज की स्थापना था। पेशवा पद की भी समाप्ति की घोषणा भी किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको होती है। किसका पद का घोषणा? समाप्ति का। पेशवा पद का समाप्ति का घोषणा जो है कि आपको कर दिया जाता है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती भी किसके शासनकाल में होता है? रैयतवाड़ी ये भी हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1802 में जो है कि आपको मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में जो है कि आपको कौन सा व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था को जो है कि आपको लागू किया जाता है 1822 हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको बोल रहा है, अगला बोलता है कि आपको 1822 का टेंडेंसी एक्ट या किस्तकारी अधिनियम या किसके शासनकाल में लगता है? तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको लगाया जाता है। उसके बाद आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा। कब से लेकर कब तक रहेगा एमहर्स्ट? 23 से लेकर जो है कि आपको 28 तक एमहर्स्ट जो है कि आपको रहेगा। और एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कि आपको होगा। कब से लेकर कब तक होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध? 24 में 1824 से लेकर जो है कि आपको 26 तक जो है कि आपको प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होगा। और बर्मा युद्ध की समाप्ति होगी यानडूब की संधि के साथ। कौन सी संधि के साथ होगी? यानडूब की संधि के साथ होगी। 1826 में यानडूब की संधि के साथ जो है कि आपको होता है, एमहर्स्ट के शासनकाल में होता है। उसके बाद आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर 1833 तक जो है कि आपको रहता है। कब से लेकर कब तक? 28 से लेकर 35 तक।
33 33 33 के बाद फिर से 2 साल और बढ़ेगा, 1835 होगा, आगे अभी आएंगे तो बताएंगे, ठीक ना। 33 तक ये जो है कि आपको सती प्रथा पर रोक जो है कि आपको कौन लगाता है, सती प्रथा पर रोक लगाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसका ठगी प्रथा पर जो है कि अंत 1830 में जो है कि आपको कर्नल स्लीमैन की सहायता से कौन अंत लगाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको अंत लगाता है ना। और सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत करता है, किसके शासनकाल में भेदभाव को अंत किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है कि आपको अंत किया जाता है। और 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट का धारा जो है कि 87 के तहत जो है कि योग्यता के आधार पर ही सेवा का अधिकार को स्वीकार कर लिया जाता है, इसी के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है कि हाँ धारा जो है कि आपको 17 नहीं, धारा 87 के तहत, है ना, 87 धारा 87 के तहत 87 धारा के तहत जो है कि इसको ऐड किया जाता है, ठीक ना। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की नींव जो है कि आपको किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है कि आपको रखा जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का पहला कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको होता है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होता है। लॉर्ड विलियम आगे चलते हैं। अगला है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि 1835 तक भारत का क्या रहता है, भारत का जो है कि आपको गवर्नर जनरल रहता है। और आगरा प्रेसिडेंटी की निर्माण 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है। और विधि आयोग का भी गठन इसी के काल में किया जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भी किसके शासनकाल में बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है कि आपको बनाया जाता है। अध्यक्षता मैकाले की अध्यक्षता में बनाया जाता है, बेंटिक का शासनकाल होता है। आगे चलते हैं, अगला आएगा आपका चेम्स, है ना, क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड जो है कि आपको चेम्सफोर्ड जो है कि आपको आएगा ना, मेटकॉफ आएगा ना, है ना, इसके बाद मेटकॉफ आएगा, उसके बाद हाँ मेटकॉफ आएगा। 1835 से लेकर 1836 तक जो है कि आपको कौन आएगा, मेटकॉफ आएगा। और मेटकॉफ के शासनकाल में भारतीय प्रेस समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को जो है कि आपको कहा जाता है। मेटकॉफ के बाद आएगा ऑकलैंड, कौन आएगा, ऑकलैंड आएगा। ऑकलैंड 36 से लेकर 42 तक जो है कि आपको चलेगा। और ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, कौन सा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है कि आपको होगा। और शेर शाह सूरी द्वारा जो है कि जीटी रोड का जो है कि आपको, अच्छा, शेर शाह सूरी का नाम जो है कि आपको बदलकर जीटी रोड रखा किसके शासनकाल में, यह जो है कि ऑकलैंड के शासनकाल में जो है कि आपको रखा गया था, ऑकलैंड के शासनकाल में रखा गया था। ऑकलैंड के बाद जो है कि आपको देखिएगा, ऑकलैंड प्रथम जो है कि आपको आंग्ल जो है कि आपको, है ना, आंग्ल अफगान युद्ध जो है कि आपको होगा ऑकलैंड के शासनकाल में। ऑकलैंड के बाद एलनबरो आएगा। एलनबरो कब से लेकर कब तक चलेगा, 42 से लेकर 44 तक चलेगा, 42 से लेकर 44 तक एलनबरो का शासनकाल चलेगा। आइएगा देखिएगा क्या बोलता है एलनबरो में। ओल्ड मैन इन हैरी उपनाम से जो है कि आपको किसे जाना जाता है, तो यह एलनबरो को जो है कि आपको जाना जाता है। और एलनबरो जो है कि भारत में दास प्रथा का अंत जो है कि आपको किसके शासनकाल में, एलनबरो के शासनकाल में जो है कि आपको लगा है। रविवार की छुट्टी किसके शासनकाल में लगा है, एलनबरो के शासनकाल में जो है कि आपको लगा है, ठीक ना। आगे चलिएगा, दास प्रथा का अंत जो है कि 1843 के अधिनियम 5 के धारा 5 के तहत जो है कि आपको लगाया गया है। आगे एलनबरो के बाद कौन आएगा, हॉर्डिंग प्रथम आएगा। 1844 से लेकर 48 तक हॉर्डिंग प्रथम रहेगा। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कि 1845-46 में लाहौर की संधि के साथ समाप्त जो है कि आपको होता है, हॉर्डिंग प्रथम के शासनकाल में होता है। और खोंड जनजाति के बीच जो है कि प्रचलित नर बलि प्रथा जो है कि आपको, बलि प्रथा का विरोध जो है कि आप रोक लगाया जाता है किसके शासनकाल में, हॉर्डिंग प्रथम के साथ, हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में जो है कि आपको लगाया जाता है। हॉर्डिंग के बाद आएगा डलहौजी, कौन आएगा, डलहौजी आएगा। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक जो है कि आपको डलहौजी जो है कि आपको चलेगा, 56 तक चलेगा डलहौजी। आइए 56 तक डलहौजी क्या क्या करेगा सुनिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत जो है कि आपको किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में होगा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 में किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। वुड डिस्पैच की शिक्षा की नीति जो है कि 1854 में आएगा, किसके शासनकाल में आएगा, डलहौजी के शासनकाल में आएगा। व्यापकत्व का सिद्धांत जो है कि आपको लागू होगा किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में होगा।
और व्यक्तित्व का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कि डलहौजी के शासनकाल में पहला जो है कि हड़पा गया था किसको, सतारा को जो है कि आपको लूटा गया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और नागपुर 54 है, अवध 56 है। और अवध को कुशासन के आरोप लगाकर जो है कि आपको क्या किया गया था, साम्राज्य में जो है कि आपको मिला लिया था, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसी को राज्य हड़प की नीति कहा जाता है, डलहौजी के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और डलहौजी के शासनकाल में ही सेना का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे बना दिया जाता है, इसका मुख्यालय जो है कि आपको शिमला बना दिया जाता है। और इसी के शासनकाल में देखिएगा भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत होती है 1853 में, 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो है कि आपको रेल चलता है। और डाकघर अधिनियम भी पारित होता है, डलहौजी के शासनकाल में होता है। और भारत के बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया जाता है, किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में खोला जाता है। अब विधवा पुनः विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार जो है कि आपको कौन करता है, तो मसौदा तैयार किया है डलहौजी जो है कि आपको तैयार किया है, डलहौजी तैयार किया है। और प्रथम बार विद्युत तार सेवा आगरा से कोलकाता के बीच जो है कि किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में आया है। और वुड डिस्पैच जो है कि 1854 किसके शासनकाल में, ये भी डलहौजी के शासनकाल में जो है कि आपको आया है। डलहौजी के बाद अगला जो आएगा वो आएगा लॉर्ड कैनिन आएगा। कौन आएगा, लॉर्ड कैनिन आएगा। कौन आएगा, लॉर्ड कैनिन। कैनिन 56-57 से लेकर जो है कि आपको 62 तक कैनिन जो है कि आपको रहता है। और कैनिन जो है कि आपको भारत का जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बनता है, कौन, लॉर्ड कैनिन आपको बनता है। आइएगा कैनिन के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा क्या क्या बोल रहा है। कैनिन के बारे में बोलता है कि 1857 में कोलकाता, मद्रास और बंबई में जो है कि आपको 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में करवाया जाता है, लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में करवाया जाता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन रहता है। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन रहता है, लॉर्ड कैनिन रहता है। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में जो है कि आपको होती है। और 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र कौन इलाहाबाद में पड़ता है, तो लॉर्ड कैनिन जो है कि इलाहाबाद में जो है कि आपको पड़ता है। एक दिन के लिए राजधानी भी बनाता है, एक दिन के लिए राजधानी, ये भी बताए हम आपको, है ना। आगे चलते हैं। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है कि आपको बंद कौन करवाता है, तो ये लॉर्ड कैनिन के समय में जो है कि आपको बंद होता है। आगे देखिएगा, नागरिकता विधि संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861, ये सब किसके शासनकाल में आता है, यह सब का सब जो है कि आपको कैनिन के शासनकाल में आता है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है कि ये भी किसके शासनकाल में आता है, लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और 1861 में, है ना, हाई कोर्ट एक्ट भी किसके शासनकाल में पारित किया गया था, हाई कोर्ट एक्ट, ये भी कैनिन के शासनकाल में जो है कि आपको आया है। किसके शासनकाल में, कैनिन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और पहली बार आयकर लगाया गया था, इनकम टैक्स लगाया गया था कैनिन के शासनकाल में, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया था, है ना। जॉर्ज विल्सन के द्वारा जो है कि आपको पहली बार प्रस्तुत जो है कि आपको किया गया था, किसके शासनकाल में, कैनिन के शासनकाल में। कैनिन के बाद आएगा एल्गिन प्रथम आएगा। एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 1863 जो है कि आपको रहेगा। और एल्गिन के समय में एक विद्रोह होगा जिसका नाम होगा बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, बहावी आंदोलन। ये किसके शासनकाल में हुआ था, एल्गिन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद आएगा लॉरेंस आएगा 64 से लेकर 69 तक जो है कि आपको लॉरेंस रहेगा। और लॉरेंस के बारे में सुनिएगा, लॉरेंस के शासनकाल में भूटान के साथ युद्ध हुआ था। और 1865 ईस्वी में, है ना, भूटान युद्ध हुआ था। 1865 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, 1865 में, यही लॉरेंस के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ है, 1865 में हुआ है। आगे लॉरेंस के बाद आएगा लॉर्ड मेयो। कौन आएगा, लॉर्ड मेयो। 69 से 72 तक आएगा, 69 से 72 तक जो है कि आपको लॉर्ड मेयो रहेगा। आइएगा लॉर्ड मेयो के बारे में बताते हैं। पहली बार जो है कि जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में किया गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। और मेयो कॉलेज की स्थापना भी कहाँ पे, अजमेर में किया गया, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ है। और 1872 में पहली बार जो है कि कृषि विभाग की स्थापना भी किसके शासनकाल में किया गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किसके शासनकाल में किया गया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। और लॉर्ड मेयो को जो है कि मारा गया था, इसकी हत्या कहाँ हो गई थी, पोर्ट ब्लेयर में हो गई थी। कहाँ हो गई थी, शेर खां अफरीदी कर दी थी। शेर खां अफरीदी जो है कि इसकी हत्या जो है कि आपको कर दिए थे, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी। लॉर्ड मेयो के बाद आएगा नॉर्थ ब्रुक आएगा। नॉर्थ ब्रुक 72 से लेकर 76 तक कौन रहेगा, नॉर्थ ब्रुक जो है कि आपको रहेगा। आइएगा नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल की बात करेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है कि आपको किसके शासनकाल में, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आया था। और 1872 इसमें पंजाब में कुका विद्रोह भी किसके शासनकाल में हुआ है, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ है।
नॉर्थ ब्रुक के बाद आएगा लिटन आएगा। लिटन 76 से लेकर 80 तक जो है कि आपको लिटन रहेगा। लिटन के काल में सुनिएगा, लिटन को ओवन मेडिडिट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसको ओवन मेडिडिट नॉर्थ कहा ब्रुक जाता का है? सर एक और होगा ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाला कुछ करके है। हाँ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कि आपको आया था। संपत्ति जो है कि आयु, विवाह आयु वाला जो है कि आपको नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आएगा। ठीक ना, आगे सुनिएगा, अगला है लिटन। लिटन को ओवन मेरिट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और 1878 ईस्वी में प्रथम आंग्ल जो है कि आपको प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड जो है कि आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में? यह भी जो है कि आपको लिटन के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। और पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन भी जो है कि 1877 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया जाता है? लिटन के दरबार, लिटन के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। और 1877 में महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को केसर हिंद की उपाधि और भारत का समाग्री जो है कि आपको घोषित कर दिया जाता है। कब? 1877 में लिटन के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है, दिल्ली दरबार में किया जाता है। और वर्नाकुलर पेस एक्ट जो है कि भारतीय 1878 वर्नाकुलर पेस एक्ट 1878 में जो है कि आपको किसके शासनकाल में? लिटन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 शस्त्रों से रखने से मना कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? लिटन के शासनकाल में जो है कि आपको मना कर दिया गया था। लिटन के बाद आएगा कौन? रिपन आएगा। कौन? अच्छा, एगो और छूट गया। लिटन के काल में जो है कि आपको सिविल सेवा की परीक्षा 21 साल से जो है कि घटाकर आयु कितना साल कर दिया? 18 साल, 19 साल, 19 साल कर दिया। 19 साल जो है कि आपको कर देता है। अब आते हैं, अब जो है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी जो है कि आपको लिटन के काल में आता है। लिटन के बाद कौन आएगा? रिपन आएगा। कौन आएगा? रिपन आएगा। 80 से लेकर 84 तक जो है कि आपको रिपन आएगा। और रिपन को भारत में स्वशासन का जनक जो है कि आपको किसे माना गया है? स्वशासन का जनक रिपन को जो है कि आपको माना गया। किसको? रिपन को जो है कि आपको माना गया। आइए रिपन के बारे में सुनिएगा। रिपन के बारे में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। क्या कहा है? भारत का उद्धारक कहा है। कौन कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। आगे देखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कि आपको किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और प्रथम बार कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हंटर कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और वर्नाकुलर पेस एक्ट को समाप्त लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया था। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है कि आपको के कारण लॉर्ड रिपन का क्या हुआ था? इस्तीफा हुआ था 1884 ईस्वी में। और अफगानिस्तान के साथ संधि 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के सर 83 में आया था, लेकिन इसका इस्तीफा हो गया था 84 में, है ना। 84 में इसका इस्तीफा हो गया था इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो है कि इस्तीफा हो गया था। ठीक ना, 84 में। इसीलिए देखते हैं कि इसका टेन्योर जो है कि 80 से लेकर कब तक रहेगा? 84 तक रहेगा। 84 तक रहेगा। 84 से फिर 88 तक रहेगा लॉर्ड डफरिन रहेगा। कौन रहेगा? लॉर्ड डफरिन रहेगा। आइए डफरिन के बारे में सुनिएगा। डफरिन के बारे में, डफरिन के बारे में बोलता है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कि आपको किसके शासनकाल में होता है? डफरिन के शासनकाल में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके शासनकाल में? डफरिन के शासनकाल में होता है। और बंगाल में टेंडेंसी एक्ट 1885 में जारी किया जाता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया जाता है। और पंजाब का टेंडेंसी एक्ट 1887 ये भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है कि आपको क्या होता है? जारी होता है। और नागरिक सेवा 84 से 88, 84 से 88। और नागरिक सेवा का विकास के लिए एसिचन जो है कि आयोग का गठन 1886 में किसके शासनकाल में? डफरिन के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। अगला आते हैं, डफरिन के बाद आएगा लेम्सडाउन। कौन आएगा? लेम्सडाउन आएगा। लेम्सडाउन के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 का आता है। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में? लेम्सडाउन के शासनकाल में आता है। अगला बोलता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में लेम्सडाउन के शासनकाल में आता है। और उसके बाद बोलता है डुरंड आयोग की स्थापना भारत अफगानिस्तान के मध्य जो है कि आपको, है ना, डुरंड लाइन 1800 भारत अफगान के बीच जो है कि सीमा का निर्धारण जो है 1896 में जो है कि आपको किसके शासनकाल में? ये लेम्सडाउन के शासनकाल में। और एक वो है अफीम आयोग, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। अफीम आयोग का गठन 1893 में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? लेम्सडाउन के शासनकाल। आगे चलते हैं, अगला है एल्गिन। एल्गिन द्वितीय। एल्गिन ने यह घोषणा किया था कि हमने भारत को तलवार के बल पर रखा है और इसे तलवार के बल पर ही रखा जाएगा, है ना। यह घोषणा किसने किया था? यह जो है कि आपको एल्गिन ने जो है कि आपको कहा था। और पूना में प्लेग का प्रकोप से चापकर बंदूक के द्वारा जो है कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जो है कि आपको कर दिया गया, इसी के शासनकाल में। अकाल की जांच के लिए लॉयड जो है कि आयोग का गठन जो है कि आपको किसके शासनकाल में? एल्गिन के शासनकाल में होता है। एल्गिन के बाद आएगा कर्जन। कर्जन 1899 से कब तक रहेगा? कर्जन 1905 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1905 तक रहेगा। आइए
कर्जन के बारे में सुनिएगा। कर्जन के बारे में बोला गया कि सबसे कम लोकप्रिय और सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन जो है कि आपको अलोकप्रिय है वायसराय, है ना, कर्जन है। और कर्जन के बारे में बोलता है कि आपका कर्जन के कार्यों के आधार पर जो है कि बताए हुए गोखले ने इसकी तुलना जो है कि आधुनिक भारत में किससे किया है, औरंगजेब से जो है कि आपको किया है। तो कर्जन की कार्यों की तुलना आधुनिक भारत के औरंगजेब से किसने कर दिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कि आपको कर दिया था। ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर जो है कि आपको व्यवस्था की शुरुआत जो है कि आपको कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और 1901 में पहली बार जो है कि आपको जाति के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में करवाया गया था, कर्जन के शासनकाल में करवाया गया था। 1903 में पूना में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना 1903 में किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में करवाया गया। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर्जन के शासनकाल में। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन मेन ये किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना किसके शासनकाल में किया गया, दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, कर्जन के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया। किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया था। और कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण और निरंकुश शासक का हिमागत जो है कि आपको था, इसमें दोनों जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, अगला है कर्जन के बाद कौन आएगा, कर्जन के बाद आएगा मिंटो द्वितीय आएगा। कौन आएगा, मिंटो द्वितीय आएगा। मिंटो द्वितीय की बात करेंगे 1905 से लेकर 1910 तक जो है कि आपको रहता है। 1905 से लेकर कब तक, 1910 तक जो है कि आपको मिंटो द्वितीय रहता है। अब जरा सुनिएगा, मिंटो द्वितीय की बात करेंगे। बंगाल बंग भंग जो है कि आपको विरोधी और स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास जो है कि किसके शासनकाल में किया गया, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में किया गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1906 में सदीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ढाका में जो है कि आपको किया गया था, है ना। मार्ले मिंटो सुधार जो है कि आपको 1909 का सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है कि आपको सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा जो है कि आपको किया गया मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत विभाजन किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल, है ना। 1908 में जो है कि समानांतर जो है कि आपको समाचार पत्र अधिनियम एक्ट जो है कि पारित हुआ था किसके शासनकाल में, मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और वायसराय की कार्यकारिणी में पहला जो है कि भारतीय सदस्य, है ना, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, एसपी सिन्हा जो है कि नियुक्ति हुई थी किसके शासनकाल में, एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी, है ना, मिंटो द्वितीय के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। मिंटो के बाद आएगा कौन, एलगी द्वितीय। कौन आएगा, हॉर्डिंग द्वितीय आएगा, सॉरी हॉर्डिंग द्वितीय आएगा। कौन आएगा, हॉर्डिंग द्वितीय आएगा। हॉर्डिंग द्वितीय के समय देखिएगा बंगाल, देखिएगा क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में होता है, हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में होता है, हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। जो तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार था, क्या नंबर का था, तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार था। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि आपका 1914 में प्रथम विश्व युद्ध इसी के शासनकाल में पारित होता है। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके शासनकाल में किया जाता है, हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। और मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बीएचयू की स्थापना 1916 में किसके शासनकाल में, बीएचयू, हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। अगला हॉर्डिंग के बाद आएगा चेम्सफोर्ड। हॉर्डिंग का शासनकाल जो है कि 10 से 16 है ना, 16 तक जो है कि आपको होगा। 10 से 16 के बाद जो है कि आपको कहाँ चेम्सफोर्ड का शासनकाल आएगा, 16 से लेकर 21 तक चेम्सफोर्ड जो है कि आपको रहेगा, है ना, 16 से 21 तक चेम्सफोर्ड। होम रूल लीग की स्थापना जो है कि आपको 1916 में जो है कि आपको किया जाता है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया जाता है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गर्म दल और नम दल दोनों की क्या हो जाती है, मिली भगत जो है कि आपको दोनों मिल जाता है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 इसके चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में होता है। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खेरा आंदोलन 1918 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1917 में जो है कि आपको आएगा। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 में होगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, प्रांतों का द्वैत शासन और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है 1920, और सिल्डर आयोग की नियुक्ति 1917, और एल्गोन मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज 1920, और अलीगढ़ मुस्लिम जो है कि विश्वविद्यालय कर दिया गया बाद में इसका नाम। यह सब का सब जो है कि किसके शासनकाल में हुआ है, ये सब का सब हुआ है आपको चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, चेम्सफोर्ड के बाद आएगा रीडिंग चलेगा 1921 से लेकर 26 तक। 1921 से लेकर कहां तक चलेगा, 26 तक चलेगा।
21 से 26 तक रीडिंग चलेगा। रीडिंग के समय चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और एकमात्र अयोधी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। केरल में मोकला विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। 1910 में प्रेस एक्ट और 1919 में रॉलेट एक्ट इसी के शासनकाल में जो है कि वापसी हुआ था रीडिंग के शासनकाल में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत या आगमन इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन या ट्रेन दुर्घटना 1925 इसी के शासनकाल में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो है कि आपको 1926 में इसी के शासनकाल में किया गया था और स्वराज पार्टी के गठन में 1923 में रीडिंग के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया था। आईसीएस की परीक्षा जो है कि दिल्ली लंदन के साथ साथ जो है कि आपको दिल्ली और लंदन एक साथ जो है कि आयोजित होगा 1923 में इसी के शासनकाल में यह निर्णय जो है कि आपको लिया गया था। और एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है 1925 में जो है कि आपको 1925 में जो है कि आपको अलग कर दिया जाता है। ठीक ना, आगे सुनिएगा। सैन्य जो है कि आपको सुधारों के लिए सैंडहेस्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य जो है कि आपको बनते हैं। और 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश किया था कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए है ना संवैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना जो है कि किसी देरी की जाए, यही जो है कि इसी के शासनकाल में यह कहा गया था। रीडिंग के बाद कौन आएगा? इरविन आएगा। कौन आएगा? इरविन आएगा। इरविन 26 से लेकर 31 तक चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा? 26 से 31 तक इरविन जो है कि आपको चलेगा। इरविन के शासनकाल को जरा देखिएगा, 10 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। इरविन के शासनकाल में बोलता है कि इरविन के साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में इरविन का शासनकाल में हुआ था। उसके बाद भारतीयों के द्वारा इसका तीव्र जो है कि आपको क्या किया गया था? विरोध किया गया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। और लाहौर की सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा कक्ष में बम का कांड 1929, लाहौर संयंत्र केस और लंबे जो है कि उपवास के कारण जो है कि जितिन दास की मृत्यु 1929 में, यह सब किसके शासनकाल में? यह सब लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। अब पूछेगा कितना दिन का जो है कि आपको भूख हड़ताल किया था? 64 दिन का भूख हड़ताल था। कितना दिन? 64 दिन का भूख हड़ताल जो है कि आपको जतिन दास का होने वाला है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण जो है कि आपको स्वराज की जो है कि प्रस्ताव को पारित 1929 में इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। और 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम जो है कि लागू किया गया 1930 में इन्हीं के शासनकाल में। और शारदा एक्ट में लड़कों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए कितना साल? 14 साल जो है कि आपको रखा गया था एज। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, दांडी मार्च की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, इरविन के शासनकाल में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस का बहिष्कार जो है कि आपको हुआ था 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को इरविन के शासनकाल में। सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन इरविन के शासनकाल में। और कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्णय किया गया किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, है ना। और किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक जहाज से जो है कि आपको गए थे। आगे चलते हैं, अगला है आपका इरविन के बाद कौन आएगा? वेलिंगटन आएगा। वेलिंगटन कब से लेकर कब तक चलेगा? 31 से चलेगा 36 तक। 31 से चलेगा कहां तक? 36 तक जो है कि आपको चलेगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में वेलिंगटन के काल में होता है ना। और 1932 में 1932 में भारतीय सेवा अकादमी की स्थापना देहरादून में इसी के शासनकाल में किया जाता है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा वेलिंगटन के शासनकाल में होता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर को होता है वेलिंगटन के शासनकाल में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी वेलिंगटन के शासनकाल में होता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 ये भी किसके शासनकाल में? वेलिंगटन के शासनकाल में आता है। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में इसका पहला समिट होता है किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। शाहजानंद सरस्वती को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है और एमजी रंगा को क्या बनाया जाता है? महासचिव बनाया जाता है। आगे चलते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो की बात चर्चा करते हैं। 36 से लेकर 44 तक कौन रहेगा? लॉर्ड लिनलिथगो जो है कि आपको रहेगा। इसी के समय प्रांतीय चुनाव होगा 1936-37 में होगा। और कांग्रेस 11 में से जो है कि कितने प्रांतों में सरकार बनाएगा? 8 प्रांतों में सरकार जो है कि आपको बनाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ इसी के शासनकाल में होगा। और कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों की त्याग पत्र भी इसी के शासनकाल में 1939 में दिया जाएगा। हरिपुरा सेशन 1938 और सुभाष चंद्र बोस का सेशन जो है कि आपको इसी के शासनकाल में होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना है ना 1943 में इसी के शासनकाल में। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा इसी के शासनकाल में। और गांधी जी के द्वारा पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 में इसी के शासनकाल में किया जाएगा। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में इसी के
शासनकाल में होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी के शासनकाल में होगा। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 इसी के शासनकाल में होगा। और बांटो और छोड़ो का नारा जो है कि आपको किस अधिवेशन में दिया गया? मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन में दिया गया, जो लॉर्ड लिथको के शासनकाल में जो है कि आपको होगा। लिथको के बाद कौन आएगा? लॉर्ड वेवेल आएगा। कौन आएगा? वेवेल आएगा। वेवेल की बात करेंगे 44 से लेकर 47 तक ये वेवेल रहेगा। 1946 में नौसेना का सिपाही विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में। नौसेना का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था, बंबई में हुआ था। और ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि कौन सा दिवस मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। द्वितीय जो है कि आपको विश्व युद्ध की समाप्ति लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था। संविधान सभा का गठन लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ था। और अंतिम गवर्नर जनरल जिसका नाम था क्या? माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है कि आपको चलेगा 47 में जो है कि आपको जून 1948 तक जो है कि आपको माउंटबेटन रहेगा। माउंटबेटन योजना इसी के काल में आया था। और इसके तहत भारत को स्वतंत्रता जो है कि आपको किस योजना के तहत मिला था? माउंटबेटन योजना के तहत जो है कि आपको मिला था। और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता जो है कि माउंटबेटन के शासनकाल में आया था। और महात्मा गांधी की हत्या भी किसके शासनकाल में किया गया था? माउंटबेटन के शासनकाल में जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद लास्ट और भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, जो 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक रहे हैं। जब तक संविधान नहीं लागू हो गया है तब तक ये जो है कि आपको रहे हैं। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे और भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे। कौन रहते हैं? श्री राजगोपालाचारी जो है कि आपको रहते हैं। यहाँ से 5-7 सवाल और बनेगा। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जाकर आगे चलकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड कैनिन बनता है। और यही लॉर्ड कैनिन आगे चलकर भारत का प्रथम वायसराय बनता है। और भारत का आखिरी वायसराय की बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो श्री राजगोपालाचारी होगा। श्री राजगोपालाचारी होगा। हो चुका है अंत। बाप रे, बोलते बोलते तो आज लग रहा है हालत खराब हो जाएगा। नॉन स्टॉप